आपका ब्रेन विकसित होना था, विकसित हो चुका है। चिंटी, आपको शायद से समझ में आ रहा होगा कि आपको जो एग्जामिनेशन में दिक्कतें आती है, जो मार्क्स कम आ रहे हैं, उसकी वजह है लैक ऑफ रिवीजन। आप ऐसा नहीं कि लॉ में होशियार हो, आप होशियार हर सब्जेक्ट में हो, सिर्फ जितना रिवीजन होता है वो डिपेंड करता है वो सब्जेक्ट में। आपको सपोज कोई सब्जेक्ट में 42 आया, इसका में 59 आया, राइट? वाई यू स्कोर 59, बाकी में 59 क्यों नहीं आए? बिकॉज यू डिड लॉट ऑफ रिवीजन फॉर इसका। समझ लो अच्छे से हम क्या बोल रहे हैं। और ज्यादा रिवीजन किसकी होती है? आप ही बता दो। रिवीजन आप समझ गए, रिवीजन करना जरूरी है। फिर अब ये तो पूरे इंडिया को समझता है, फिर क्यों नहीं करते लोग? जवाब दो, रिवीजन क्यों नहीं करते? टाइम नहीं होता। टाइम क्यों ज्यादा लगता है? लॉ में तो आप रिवाइज कर पा रहे, क्यों? नहीं नहीं, हमारे पास की समरी है, बाकी सब्जेक्ट की है नहीं ना, तो पूरा बड़ा बड़ा बुक खोल के बैठना पड़ता है आपको। तो क्या हो गया उसके चक्कर में? उसको टाइम लग रहा, क्यों? समरी नहीं है। मतलब क्या होना चाहिए? अगर पास होना है तो रिवीजन चाहिए, रिवीजन करना है तो समरी चाहिए, जो आपके पास में नहीं है। तो जिन जिन सब्जेक्ट की समरी है, मतलब कभी भी इमेजिन कर लेना, कैलकुलेशन करना, उस सब्जेक्ट में आपके मार्क्स ज्यादा आएंगे। बिकॉज के नंबर ऑफ टाइम्स जो आप रिवाइज करते हो, इट इज ऑलवेज हायर। आपका दिमाग, ब्रेन उतना ही होता है, वो कुछ बढ़ता कम होता थोड़ी ना, कॉमन सेंस है। आप ही पास हो रहे हो। तो इसीलिए आज के बाद में कोई भी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम लगती है तो उसके रिविजन बढ़ाना है, रिविजन बढ़ाने के लिए समरी बनाना है। नंबर 1 कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग होगी, नंबर 2 समरी बनेगा, नंबर 3 बहुत रिवाइज होगा, और नंबर 4 एग्जामिनेशन के पेपर सॉल्व हो गए, आदमी पास हो जाएगा। है ना? पास और फेल के बीच में सिर्फ रिवीजन है और कुछ नहीं। तो कोई इंसान जो पास होता है, समझ लेना वो ब्रेन से आगे नहीं है, वो टाइम से आगे है। समझा? तो इसलिए आज के बाद में ऐसा समझना, तो कोई होशियार पास होना तो बहुत भारी नहीं है। मैं समझ गया तूने बहुत पहले से पढ़ाई चालू की है, इसलिए तूने समरी नोट्स बनाए होंगे, इसलिए तूने पढ़ा होगा। मैं तेरे सक्सेस का राज जानता हूं। तेरी किस्मत भी नहीं चलती, किस्मत मेरी भी उतनी, तेरी भी उतनी है। होशियार तू भी उतना है, क्योंकि आईपीसी से मैं भी पास हूं, तू भी पास है। होशियार और पागल का कोई सवाल ही नहीं है यहां पे। ये पॉइंट है कि कितना बार रिवीजन कर रहा है, बस। और वही आम जनता को समझ आता नहीं, वो आखिरी दम तक मोटी मोटी किताबों से पढ़ता है। फिर उसके 3 रिवीजन होते हैं, और जो रैंक में तो 12 बार पढ़ चुका है। तो 12 टाइम पढ़ने वाला जो इंसान है, उसको ऑब्वियसली तुमसे ज्यादा ही याद आएगा। अभी अचानक से आप जो इंसान बड़ी बुक से 2 बार लॉटरी वाला चीज पढ़ेगा, तो वो एग्जाम में कन्फ्यूज, लॉटरी अलाउड है कि नहीं अलाउड। अब दोनों ने भी पढ़ के रखा है, उसको यही समझेगा नहीं। उसको ये पढ़ते समय पता था ये लॉटरी टिकट पर अब है कहीं, तो अब उसको एग्जामिनेशन में ये समझ नहीं 1 का है कि 2 का है कि 3 का है, मतलब इसके लग गए 440 वोल्ट। अब इसको एग्जामिनेशन में उसको लगता है मेरा दिमाग नहीं चल रहा, वो सारा ब्लेम खुद के सर में था। अभी वो जो लड़की ने सुसाइड कर ली, अभी सीए में एक लड़की फेल हो गई कांदीवली में, उसने अपने आप को सुसाइड कर लिया। काश वो मुझसे मिलते, मैं समझाता तू पागल नहीं है। इंटेलिजेंस सब में है, सिर्फ ये रिवीजन का गेम है। तो पूरे इंडिया में जितने लोग रैंक में है, सब में एक चीज कॉमन है, समरी नोट्स एंड रिविजन्स। बाकी होशियार पागल ऐसा कुछ लिखा ही नहीं है। ये जो रैंक में आते हैं वो 7-8 महीने पहले से पढ़ाई करते हैं। ढाई, हाँ वो तो बोला ही था, 2.5 महीने 3 महीने एक बार पढ़ते, उसकी मस्त इज्जत से समरी नोट्स बना लेते, और फिर सिर्फ समरी नोट्स को धोते। मतलब हर सब्जेक्ट की इतनी नोट्स आती, बस इतनी पढ़ते हो, और उसमें ही क्या करने का कंफ्यूजन का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे पूरे कलर आपको पिक्टोग्राफिक मेमोरी याद आएंगे एग्जामिनेशन में। तो जिंदगी का बहुत बड़ा खुलासा है, जो इंसान रिवीजन करेगा वो इंसान आगे जाएगा। फिर अब मैं इतना बोल रहा हूं, अब क्या होगा? वही होगा। आप क्या करोगे? आप अब 3 महीने बचे हुए, आपको कहीं घाई ये करो कि दोनों ग्रुप देना है। अब दोनों के चक्कर में आप बोलेंगे सर समरी नोट में तो बहुत टाइम लग रहा है। अभी आप विदाउट मेकिंग समरी नोट आपका पढ़ाई वैसे ही करोगे जैसा आपने ट्रेडिशनल मेथोडोलॉजी से किया है, क्योंकि आपकी बार क्या है, 8 सब्जेक्ट है और मैंने 3 है। फिर अब क्या अपने वाली पे आ जाएगा, भारत माता की जय ठोक दो। फिर 8 सब्जेक्ट पूरा पढ़ेगा, समरी एक की भी नहीं करेगा। एग्जामिनेशन तक 2-2.5 रिवीजन होगा उसका। अब उतने में वो कुछ याद आएगा, कुछ नहीं याद आएगा। इस बार भी रिजल्ट फेल आएगा, और ये हर बार का है।
ये बच्चा जो फेल होता है ना, वो बार बार फेल क्यों होता है? बिकॉज हर बार दोनों ग्रुप देता है और दोनों का भी रिवीजन ठीक से नहीं कर पाता है। इसलिए ग्रुप एक दे दो, टेंशन मत लो, पर एक का समरी नोट बनाना, एक का आरटीपी, एक का प्रैक्टिस मैनुअल, कम से कम 10-10 12 बार रिवाइज कर लेना। क्या मजा ला ऐसे आपको फेल करने के? आप साला दोनों ग्रुप लेके सर पे बैंड बजा बजा के साला इस बार भी नहीं निकलता, अगले बार भी नहीं निकलता, और सारा इल्जाम खुद पे लेते कि मैं नालायक हूं। आप नालायक नहीं हो, अगर नालायक होते तो यहां पे पहुंचते नहीं। कभी भी कोई भी इंसान नालायक नहीं सीए में, सिर्फ पढ़ाई करने का ढंग चेंज करिए। एक ग्रुप देंगे तो 4-5 टेस्ट लिख पाएंगे, 10-12 रिवीजन। अगर ये इतना ही आपको एक दोनों ग्रुप पास होना था तो वो समय से पहले अटेम्प्ट का था, जिसमें आपको 6-7 महीने प्योरली मिले थे। 2-2.5 महीने पहले आप क्या करते? रिवाइज 2-2.5 महीने पहले पूरा पढ़ लेते, समरी नोट्स बना लेते। अब दिक्कत क्या है, 8 सब्जेक्ट को पढ़कर उसकी समरी बना लेना, अब इतना टाइम आपके पास नहीं होता। आप एक सब्जेक्ट की बनाओगे, आधे में छोड़ दोगे, उसके अंदर 7.5 सब्जेक्ट की बनाओगे नहीं। मतलब आपकी रिवीजन अब की बार भी 2 या 3 होंगी। 2-3 रिवीजन वाला इंसान पास नहीं। बहुत लकी लोग होते हैं जिनका अनशंड ब्रेन चलता है कि पढ़ लिया और याद आ गया, और वही याद आया जो मुझे फेवरेट लगता है। ऐसे भी लोग होते हैं नगीने, 3 चैप्टर छोड़ दिया, उसमें से आया ज नहीं कुछ। मतलब ऐसे लकी लोग हैं ना दुनिया में, जो नहीं करता आता ही नहीं, ऐसा पूरे पेपर में हो गया। साला आरटीपी का क्वेश्चन अभी देख के गया, वही आ गया एग्जामिनेशन में 20 मार्क के लिए। ऐसे कुछ लोग फिर वो क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मैं तो 2 ही रीडिंग किया। ये ऐसे नगीने लोग, वो एक्सेप्शनल केसेस है, पर आम जनता उसके उनका सुनना मत। 2 बार रीडिंग में पास हुआ, मैं तो इतना पढ़ा, वो सब कुछ नहीं है, एड़ा बनाने के धंधे। आप क्या करेंगे, जब तक 10 बार रिवाइज नहीं होता तो समझ लेना आपको अभी भी फेल होना है। एक ग्रुप देंगे और उसको ही लगा के पकड़ेंगे। अगर आप 5 महीने से पढ़ रहे हो पहले से तो कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर आपके ऑलरेडी, अगर मैं तो ये समझ रहा हूं कि अगर आप चालू कर रहे हो तो एक ग्रुप। फोकट में एक मतलब नहीं ना दुनिया वालों को दिखाने, दर्द तो अपने को होता। दोनों ग्रुप देकर तो अच्छा लगता है, मैं दोनों दे रहा हूं, पढ़ रहा हूं, फल क्या मिल रहा है साथ में? इधर 180 है, उधर 160 है, 340। अरे एक दो भाई, डोंट गेट इमोशनल। ये इमोशनल नहीं है। आप क्या बोलिए 1 साल और पढ़ना पड़ेगा? अरे पागल, वैसे 2 साल पढ़ना पड़ेगा। 1-1 साल कर रही है कि आप तो ये करते करते तो 4 अटेम्प्ट तो लग गए अभी तक। तो 4 तो इसी चक्कर में लग गए तेरे फालतू स्ट्रैटेजी की वजह से। ये तुम्हारा स्ट्रैटेजी और तुम्हारा माइंडसेट खराब हुआ है कि दोनों एक में निकलने की बात कब है? जब 6-7 महीने अवेलेबिलिटी ऑफ टाइम है। ये क्या तरीका है? अपने आप को तुम टॉर्चर कर रहे हो। दी कोई कंपटीशन नहीं दुनिया से लड़ने की। जो पास होता है वो बहुत भारी है, ऐसा नहीं है। उसने वो 2.5 साल में नियोजन किया कि मुझे 6-7 महीने घर पे पढ़ने को मिलना चाहिए, तो उसके 2.5 साल की मेहनत का फल उसको मिलता है। वो होशियार नहीं है, उसका प्लानिंग अच्छा है, उसका मैनेजमेंट अच्छा है कि उसने 6-7 महीने सिर्फ रिवीजन के लिए बचा के रखा। वो इंसान पास होगा। कौन सा इंसान, मुझे बताओ, ऐसी कौन सा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ नहीं आता? 1-2 बार पढ़ लेता तो वही चीजें अपने को अच्छी लगने लगती, 4 बार पढ़ो तो अपना सा लगता है, 6 बार लगता तो बोलता कभी भी पूछ ले। और 10 बार लिखोगे, 10 बार पढ़ लोगे ना, तो ऐसा पेपर आएगा 2.5 घंटे में खत्म होंगे आपके पेपर। फिर आप बोलते मेरा पेपर कंप्लीट नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? अरे 2 बार पढ़ने में पागल तो 2 घंटे लिखता है, 1 घंटे से सोचता है एग्जामिनेशन में। तेरा पेपर कब कंप्लीट होगा? जब तेरा सोचने में वक्त कम जा रहा है और लिखने में ज्यादा जा रहा है। यहां तो क्या हो रहा है? अरे आता ही नहीं ना उसको सोचना, हर एक क्वेश्चन को ही थिंक्स एंड राइट्स। यहां पे राइट नॉट टू थिंक, बिकॉज यू नो ऑलरेडी। 6 महीने से 7 महीने से पहले रिवाइज कर लिया, 12 बार पढ़ लिया है, तो अब सोचने की जरूरत नहीं है। अब तो सिर्फ ठोक के आता हूं, 2.25 घंटे में उसके अंदर 15 मिनट सिर्फ सजावट करता हूं पेपर की, फिर मेरा प्रेजेंटेशन भी 1 नंबर होता है। समझने की कोशिश करो, डोंट बी इमोशनल। दुनिया को भाड़ में जाना तो तेल लगाना। उधर अपने को क्या करना? अपने को एक ग्रुप देना, एक पास होना। मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं। अगर आपकी पढ़ाई पहले से हो रही है, यू हैव गॉट इनफ टाइम, गो फॉर बोथ द ग्रुप्स, यू कैन क्रैक इट। मैंने खुद दोनों पास किया, पर मैंने 5.5 महीने पहले से मेरे सारे क्लासेस खत्म हुई थी। मेरा 5.5 महीने पहले मतलब मैं सिर्फ डायरेक्ट रिवाइज करने कुछ बैठा था, तो आई वॉज वेरी श्योर कि मैं क्रैक करूंगा। 5.5 महीने बहुत होते भाई, अब तो 3 ही बचे हैं। तो इसमें ऐसा नहीं कि मैंने बहुत झंडे गाड़ लिए, ऐसा नहीं है। मैं एक अटेम्प्ट आगे पास होऊंगा, आप एक लेट पास होंगे, उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। डॉक्टर्स लोग 31 साल में डॉक्टर बनते हैं, फिर भी जिंदगी जीते हैं। डॉक्टर के प्रैक्टिस की शुरुआत 31 साल के बाद में होती है। तुम्हारी अभी उम्र 23-24 की भी नहीं है। तो डोंट ट्राई टू ब्लेम योर सेल्फ कि यू आर नॉट गेटिंग पास, और 2 अटेम्प्ट। अरे ठीक है ना यार, लग गए 4 अटेम्प्ट, इसके बाद में नहीं लगना, वो नियोजन करिए। अंडरस्टैंड द कॉज।
यू आर नॉट, अभी यू गेट इमोशनल, मेरे सारे दोस्त पास हो गए, अभी यहां पे बैठा है, इसका मतलब ये नहीं, आपको क्या लगता है आप अपनी गिनती उनके, आपको जाने को भी और बात करने को भी डर लगता है उनसे. यू ट्राई टू फील, यू फील व्हाट यू फील, you feel inferior, you feel as if you don't know. It is, you know everything, that's why you are here, but your planning is so wrong. That's why again this time also you are planning for failure. 3 अटेम्प्ट से आपको लग रहा है दोनों ग्रुप में नहीं आ रहा स्कोर, अगेन यू आर ट्राइंग टू चेंज द सिनारियो. अरे भाई अलग बात है वो, पर इसके चक्कर में क्या होगा, डीमोटिवेशन आएगा. अगर आपकी बार भी 2 दिए और दोनों चले गए तो प्रॉब्लम है. फिर आप वापस, आपका जो थोड़ा बहुत विश्वास है ना खुद पे, खुद का विश्वास खुद पे ऐसे का जाना दो, अपना खुद का विश्वास होना चाहिए कि आई कैन क्रैक इट. और इतने भी अगर आपको लगता है, माइक चेक, हां दोनों कर सकता है ऐसा लगता है, डू वन थिंग, स्टार्ट द स्टडीज ऑफ एक ग्रुप पहले. उसको अगर आपको लगता है उसका पीएम हो गया, उसका 6-6, 7-7 रिवीजन हो गया, मतलब तो तोड़-फोड़ कुछ भी पूछो आता है मुझे, देन फिर यू कैन स्टार्ट विद द सेकंड ग्रुप, मतलब जो भी है. अभी आप ग्रुप 1 कर लेना पहले. तो ग्रुप 1 में अनलेस यू गेट कॉन्फिडेंस, ग्रुप 2 को दुनिया को तमाशा मत दिखाना. फेल होने के बाद में दर्द आपको जाता था, किसको, बाकी लोग एक दिन के लिए आपको आएंगे बोलेंगे जान दे, पर 3 महीने आपके दिमाग पर जो टॉर्चर होता है ना, वो टॉर्चर है. बिकॉज ये इट इज योर इमोशंस आर कनेक्टेड विद इट. व्हाई डू यू क्राई? बिकॉज यू आर इमोशनली कनेक्टेड. ये पास फेल नहीं, सिर्फ क्या बोलते हैं, ये फेलियर ही होता सिर्फ. बीकॉम में फेल हो गए, यू आर नॉट इमोशनली अटैच, आपको रोना भी नहीं आता, ठीक है अगली बार करूंगा, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू यू. बट यहां पे कैसा जवानी बर्बाद है. अच्छा कुछ करने लायक नहीं ना हम लोग. द पॉइंट इज, अगर इस मुकाम पर मैं फेल होता था, ऐसा नहीं कि मैं आप छोड़ के जान दे जो देख लो मैं कुछ करता हूं, आप कुछ करने लायक नहीं रहे, तो क्या होता है, इट हर्ट्स बिकॉज यू हैव गॉट लॉट ऑफ प्लान्स इन योर लाइफ अदर देन बिकमिंग सीए. But you are unable to proceed those plans, you are unable to continue your own passion because you are doing CA. और ये चीजें आपको हर्ट करती कि मैं माँ बाप की मदद करूं, आपको लगता है कि मैं दोस्तों के साथ जाऊं, आपको लगता है कि मेरा सिंगिंग पैशन है, आपको लगता है मेरे को ये भी करना है, वो सारे प्लान धरे के धरे रह जाते हैं बिकॉज आप सीए कर रहे हो. यू स्टार्ट इमोशनली गेटिंग हर्ट योर सेल्फ. मतलब आपको लगता है फिर मैं कुछ नहीं हूं. कई लोग तो डिप्रेशन में आते, वो लड़की सुसाइड ऐसे नहीं करी, वो कई दिन से उसके ऊपर तक टॉर्चर हुआ रहेगा. एक दिन में कोई इंसान सुसाइड नहीं करता भाई. ये तो कई ओवर द टाइम जो इंसान एक्यूमुलेट होता है, जो खुद के बारे में नेगेटिविटी, सुसाइड मतलब नेगेटिविटी. यू स्टार्ट हेटिंग योरसेल्फ. आपको लगता है आप नालायक हो, आप जैसा तुच्छ कोई नहीं, ऐसी भावनाएं आगे तो इंसान बोलता है चलो सुसाइड, मेरा कुछ इस समाज में कुछ मेरा काम ही नहीं है. ऐसी भावनाएं आती है क्योंकि आपका प्लानिंग खराब है. एक ग्रुप 2, एक दबा के सारा 10 रिवीजन, क्या मजाल आपको आईसीए के फेल करनी. 10 रिवीजन कौन करता भाई, जिसको पास होना है. उसके बाद में लिख के लेना, आप फेल हो तो जिम्मेदार मैं हूं. 10 रिवीजन में आप कितना ऊपर जाते हैं मालूम क्या? आज मैं 6-7 बार रिवीजन ले रहा हूं ऑलरेडी की, तो आप कहां जा रहे हो? आप सोचिए, तभी क्लास के अंदर अगर आप ये ऐसा रिवीजन हर सब्जेक्ट का करोगे तो आप, ऐसा नहीं कि आप अलाइड लॉ में और लॉ में होशियार हो जाएगा. अलाइड लॉ में आपको आने लगा बिकॉज मैं इतना रिवाइज क्लास में करा रहा हूं, तो यू कैन एक्चुअली आइडेंटिफाई द डिफरेंस कि ये सब्जेक्ट आपको सिंपल, ये सिंपल नहीं है, ये भी बाकी सब्जेक्ट उतना ही डिफिकल्ट है. और ये आपका ही ब्रेन है जो अकाउंट्स पढ़ता है, आपका ही ब्रेन है जो लॉ पढ़ता है. यू फाइंड अकाउंट्स डिफिकल्ट, यू फाइंड एसएफएम डिफिकल्ट. क्यों? उसकी रिवीजन उतनी कम हो रही है. वह एसएफएम के क्लास में और एफआर की क्लास में एक बार सर ने पढ़ा दिया, बाद में रिवीजन का स्कोप नहीं है. आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप घर पे पढ़े, फिर उसको आप दे दे नहीं. आपने बहुत सारा एक बार पढ़ा, एफआर कितने 2 बार पढ़ लिया, क्लास के बाद में एक बार पढ़ा. अभी 2 बार 3 बार, हम बात करें 6, 8, 10 बार. दैट टाइम यू स्टार्ट फीलिंग कॉन्फिडेंस. ये कोई मैं डिमोटिवेट नहीं कर रहा दोनों ग्रुप के लिए. अगर इफ पर्सन हैज प्लान्ड बहुत पहले से रे, तो इन दैट केस इट्स ओके. ट्राई टू अंडरस्टैंड, हमें हमारी लाइफ का ऐसा वक्त चल रहा है जहां पे एक एक डिसीजन मैटर कर रहा है. क्योंकि अब वो ऐसा नहीं रहे, हम लोग बच्चे नहीं है, अपने डिसीजन से पूरा परिवार जुड़ा हुआ है. द होल फैमिली गेट्स डिस्टर्ब व्हेन यू आर फेल्ड. एंड इट डजंट हर्ट यू. अब हर्ट तो हमें तब होता है जब मम्मी पापा रोते हैं, और वो दे फील फॉर यू. और अच्छा, आपको रोती देख के किसको अच्छा नहीं लगता? घर वाले तो वो, आप थोड़ा रोते हैं, वो अकेले में जाके ज्यादा रोते हैं. तो आपको क्या फील है? यू स्टार्ट फीलिंग यार मेरे वजह से पूरा घर ही परेशान है. ये सुसाइड का कारण बन जाता है. ध्यान दो, मैं कुछ काम नहीं, ऐसा मैं रहता हूं तो मैं बोझी हूं, मैंने सुख तो कुछ दिया नहीं, मेरे कारण पूरे दुखी मामला है. अब घर पे भी दुखी हो जाता ना.
आप बच्चा फेल होना तो 10-15 दिन घर भी डिस्टर्ब हो जाता है। आप देखना कभी आप फेल हो जाते हो, अभी आईपीसी याद करो, सीबीटी, आप जब फेल होते हो ना, बिकॉज घर वाले भी दे, उनको लगता है मेरे बच्चे को पढ़ना पड़ रहा है, वापस होता है, तो एंटायर फैमिली गेट्स डिस्टर्ब। तो मेक अ प्रॉपर प्लान, इट्स द गेम ऑफ प्लानिंग। यू स्टिल हैव 90 डेज लेफ्ट। एक ग्रुप 10 रिवीजन आराम से उखाड़ देंगे एकदम। दुनिया का कोई भी पेपर आन दो, यू शुड बी प्रिपेयर्ड। डंके की चोट पे क्या पूछना है पूछ ले बस। वो समय आ गया ना, समझ जाना उस अटेम्प्ट आपका आखिरी अटेम्प्ट होगा। जिस समय लगता है कि ये छूट गया, आरटीपी बाकी है, पीएम बाकी है, अरे टेस्ट पेपर नहीं लिखा, मतलब अगेन यू आर प्लानिंग फॉर फेलियर। जो सब्जेक्ट 8 है, जिसको पढ़ने को 6 महीने कम है, और आप तुम आईसीए को चैलेंज करोगे मैं 3 महीने में खत्म भी करूंगा, रिवाइज भी करूंगा और मैं पास भी होकर दूंगा, यू आर ओवर एस्टिमेटिंग योर सेल्फ। क्यों? 6 महीने बाद होंगे ना भाई, क्या लेके कहा है? अरे आप खुश क्यों नहीं हो? एक अटेम्प्ट में एक पास होंगे, अगले अटेम्प्ट में दूसरा पास होंगे, शांति तुम्हें अच्छी नहीं लगती? और खुद कितना प्रॉब्लम है वो, रात रात को नींद नहीं आती आपको ये सोच के कि इस बार क्या होगा। अरे वाई आर यू ट्रबलिंग योर सेल्फ? शांति से रहो भाई, जिंदगी एक बार मिली, ऐसे अटैक आ जाते लोगों को। ये आप जैसे लोग सोच सोच के अपने आप को डिस्टर्ब करते हो और पूरा दिन परेशान। अच्छा पढ़ाई को एक सब्जेक्ट ले तो आपको 3 सब्जेक्ट याद आती है भाई, बिकॉज आपकी टारगेट इतना ज्यादा है। क्यों करने का है? एक अटेम्प्ट के लिए। अरे उम्र ही कम है आपकी, 23-24 की उम्र है, ये उम्र थोड़ी ना ज्यादा हो गई आपकी। ठीक है, इस अटेम्प्ट में हो जाएगा, एक और अटेम्प्ट लगेगा, उसमें गलत क्या कर रहे हो आप? अरे अभी तक का प्लानिंग करा हुआ है, डोंट थिंक अबाउट इट। 3 अटेम्प्ट लग गए तो क्या तुम क्रिमिनल हो? तुमने मर्डर किया है? वाई आर यू ब्लेमिंग योर सेल्फ? इंसान से गलती होती, पर मैं क्या बोलता, अभी तक का हुआ ठीक है, आपने अब तो समझ गया ना कि गलती क्या हो रही है। तो मेरा बोलना है, दोनों ग्रुप ट्राई करने वाले लोग पहले एक ग्रुप पे फोकस करें। अनलेस यू गेट कॉन्फिडेंस, आपने दूसरे को ट्राई नहीं करना। समाज वालों को मजा आती है जब आप फेल होते हो। आपको किसको दिखाना है क्या मैं पास हुआ है, मैं फेल हुआ? आपको यह देखना है कि मेरा उद्धार खुद का कैसे होगा। 2 ग्रुप दे रहा मतलब बहुत बारी, एक ग्रुप दे रहा हलकट, ऐसा कुछ नहीं। एक ग्रुप देकर पास हो रहा तो दोनों ग्रुप के फेल होने से तो अच्छा है। 3-3, 4-4 अटेम्प्ट से आपको समझ में आ रहा है मेरा स्कोर 400 नहीं बन पा रहा है, मतलब यू आर लैकिंग समवेयर। तो बी पॉजिटिव इन लाइफ, ऐसे थोड़े ना करते हैं एड़े जैसे। यू आर हर्टिंग योर सेल्फ। हमारी जिंदगी भी तो इंपॉर्टेंट है। और खुश रह के पढ़ाई किया करो। आपको देख के 4 लोगों को खुशी मिले। आपको देख के आप जिस मनुष्य चेहरे से घर जाते हो, आपके घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। हंसते हंसते पढ़ाई कर, अच्छा आप परेशान क्यों? बिकॉज आपको लगता तो इतना पढ़ना है, बाप रे बाप, तो इसलिए यू आर ऑलवेज सैड। आपको खुशी नहीं रहते हो और यू आर सैड, द एंटायर फैमिली गेट्स सैड। खुश रहने का रे, घर वालों ने भी खुश रहना आपको देख के। मस्त आपने हैप्पी। अब हैप्पी कब रहेंगे? आपकी टारगेट्स कम है और वो अचीवेबल टारगेट होना चाहिए, लगना चाहिए, अचीवमेंट होना चाहिए। घर वालों को भी देख के लगे यार पढ़ रहा है, दे शुड फील हैप्पी आफ्टर सीइंग योर फेस। आप ऐसे कर, आपकी उम्र में 25 की उम्र में आप इतना ट्रबल्स लगता है आपके मेंटल को। थिंक अबाउट देम, देयर एज 50, 55, 60, अब उनके पास में दूसरे दुनिया के और बर्डन है, आपका बर्डन अलग से। मतलब उन्होंने सुसाइड करना क्या तुम्हारे चक्कर में आके? क्योंकि अब पापा अगर है तो बिजनेस का टेंशन है, दुनिया का टेंशन है, उसमें तुम अलग जाके तुम्हारे चेहरे को देख के आगे, मतलब अगर तुम खुश हो ना तो तुम्हें देख के उनको काम करने का मोटिवेशन मिलता है कि भाई जो भी कर रहा हूं मेरे बेटे के लिए कर रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर अभी वो जिसके लिए कर रहे हैं वो भी खुश नहीं है, तो फिर इंसान को काम करने का मोटिवेशन नहीं मिलता। थिंक अबाउट फैमिली एज वेल व्हेन यू स्टडी। योर एवरी डिसीजन मैटर्स टू योर होल फैमिली। इट इज नॉट योर लाइफ, इट योर द सीए फेलियर इज द फेलियर ऑफ होल फैमिली। तो ये सारी बातों को सोचते हुए, विदाउट डूइंग एनी टाइम पास, कुछ टाइम पास नहीं करना, मस्त क्या करना, सिस्टमैटिकली पढ़ाई करने का इतना इतना है। ये आपका अगर आप एक ग्रुप दे रहे होंगे तो 15 मार्च तक आपका सब खत्म हो जाना पोर्शन। 15 मार्च तक आपका पूरा के पूरा, एक बार पूरा के पूरा समरी नोट के साथ में, उसके बाद में सिर्फ रिवीजन रिवीजन, इतना रिवीजन, 10 बार का रिवीजन का टारगेट करना है। अब वो कैसा करोगे? कुछ लोग कहते हैं एक एक सब्जेक्ट से खत्म करेंगे, कुछ लोग कहते हैं मैं दिन में 4 पढ़ूंगा। मेरा बोलना है एक भी मत करो, 4, 2 तक मिनिमम होना चाहिए, 3 भी कर सकते, 4 बहुत हो जाते हैं एट अ स्टेज करने के लिए। एक दिन में 4 सब्जेक्ट फिर एक भी ढंग से नहीं होगा। तो प्लानिंग करेंगे, जिनका प्लान बना हुआ है, आपको पता होना चाहिए टारगेट है। फिर टारगेट बनने में पूरा कैसे नहीं होता, होना ही चाहिए। आपने लिख दिया ये इतने इतने दिन तक मेरा होना चाहिए। फिर कम वॉट में थोड़ी सी नींद कम लो,
थोड़ा सा फेसबुक है या थोड़ा सोशल मीडिया है, उसका यूसेज कम करो, दोस्ती यारी कम करो। उन सबसे क्या होना लाइफ में, एक बार पास होने में यही सारे दोस्त आपको मिल जाएंगे। एंड पीपल अंडरस्टैंड नो, व्हेन यू से यू आर डूइंग सीए, तो अगर आप किससे बात नहीं करते हो, किसी के बर्थडे पार्टी में नहीं गए या शादी में नहीं गए, तो नोबडी फील्स बैड बिकॉज एवरीबडी नो इट इज वेरी डिफिकल्ट कोर्स। सो डोंट थिंक अबाउट अदर्स व्हाट ही विल थिंक, मेरे तो रिलेशन खराब हो जाएंगे। कुछ किसका रिलेशन खराब नहीं होगा, बिकॉज एवरीबडी नोज यू आर डूइंग सीए कोर्स। तो इस समाज के बारे में मत सोचिए टिल यू कंप्लीट एग्जामिनेशन, ओके। एंड दिस अटेम्प्ट यू हैव टू फाइट एज इफ योर लास्ट अटेम्प्ट। जो भी ग्रुप आप सिलेक्ट करें उसको वापस पढ़ना है, अब की बार ऐसा पढ़ने का। एंड यू हैव टू बी बायस्ड व्हेन यू स्टडी। अगर आप ग्रुप 2 दे रहे हो तो आपका इसका आइडेंटिटी बायस्ड होना चाहिए, या जो भी इसका है या कोई और। ग्रुप 1 दे रहे हो तो जो सब्जेक्ट आपको लॉ अच्छा लगता है, लॉ ऑडिट या लॉ एफआर, 2 सब्जेक्ट हर ग्रुप में आपका बायस, मतलब जहां पे यू फील अगर एग्जामिनेशन के पहले दिन भी आपको पेपर थमा दिया तो आपको लगना चाहिए 60 तो आ ही जाएंगे, अभी अभी दे दो मेरे को पेपर। तो कम से कम 5-5 पेपर सॉल्व होना चाहिए हर सब्जेक्ट के, 12-12 बार रिवीजन होना चाहिए। यह सब करने के बाद में दुनिया की कोई ताकत आपको पास होने से नहीं रोकती। फील कॉन्फिडेंट, एक बार देंगे अच्छा देंगे। अब क्या होता है, पढ़ाई नहीं हुई ना तो फिर पेपर में जाने से पहले आपको वो नहीं मिलता, व्हाट डू यू कॉल इट, कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। और कॉन्फिडेंस नहीं मिला तो क्या होता है, फिर आपको हमें देखो पेपर का पहला मिनट कॉन्फिडेंस से शुरुआत होना चाहिए। और कॉन्फिडेंस कब आता है, आप ही बता दो, कॉन्फिडेंस पेपर के पहले मिनट में कब आता है, या जाते घर से जाते समय, व्हेन यू नो एवरीथिंग। ये नहीं किया, वो नहीं किया, वो तो आ रहा नहीं, फिर आदमी को 80% जो आ रहा है उसके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, पर जो 20% छोड़ा है ही स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। ये सब नहीं, पूरा कंप्लीट एक ग्रुप दे दो, ठोक दो बिल्कुल। अगर किसने पहले से प्लानिंग की है तो फिर दोनों ग्रुप में भी ऐसा होना चाहिए आपकी 10-10 रिवीजन हो रही है, आपका 5-5 पेपर सॉल्व हो रहा है, फिर आपने अमेंडमेंट्स भी कंप्लीट किए हुए, सारी चीजें पूरी कंप्लीट की है। पर वो कब हासिल होगा, जब आप 16 घंटे पढ़ रहे हो, आप फेसबुक व्हाट्सएप से दूर हो, आप समाज से दूर हो, आपको नींद कम है, क्रिकेट से आईपीएल से आप दूर हो, शादियों से दूर हो, सारी चीजों से वंचित हो। आपको सिर्फ ये दिखना चाहिए गोल है। आप ही सोच लो फेल होंगे वापस 6 महीने वही करना पड़ेगा, उससे अच्छा बेटर एक ही अटेम्प्ट में 100% दे दो। अरे कितना मजा आएगा वंस यू बिकम सीए, जस्ट इमेजिन अबाउट इट, कितना लाइफ विल बी ऑसम। मतलब यू डोंट नो, उसके अंदर ना क्लास है ना कोई टेंशन है, आपका अपना पैसा होगा, आपकी अपनी दुनिया होंगी। यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ, जब अपनी कमाई सब घर वालों को दोगे। अभी कैसा मांगते देते हैं पर अखरता है, चुपता है यहां पे। एंड स्पेशली एट दिस एज व्हेन यू डिमांड फ्रॉम योर पेरेंट्स, दे वोंट से नो। बट अभी इन दिनों में पता नहीं आपको अच्छा नहीं लगता होगा, अभी स्पेशली आफ्टर आफ्टर यू स्टार्टेड आर्टिकलशिप, यू मस्ट नॉट बी दैट कंफर्टेबल वेल डिमांडिंग। ऐसा नहीं कि आपको नहीं देंगे, वो तो 10 मांगे 20 देंगे, वो प्रॉब्लम नहीं। बट एक अपना खुद का एक वो होता है ना कि यार मैं मांग रहा हूं, तो आई स्टार्ट फीलिंग नेगेटिव कि यार क्या मैं मांग रहा हूं। तो ये सब चीजें से आप दूर चले जाओगे। अनु जब इंसान खुद का पैसा कमाता है, इसकी बात ही अलग होती है। यू स्टार्ट लविंग योर सेल्फ। 50,000 की सैलरी, 40,000 रुपए घर वालों के लिए गिफ्ट लेकर आए, इट इज अ डिफरेंट फीलिंग, इट कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन वर्ड्स। तो उन सब चीजों के लिए पास होना है, वो सब अभी आपकी जिंदगी में आना बाकी है। उसके लिए स्टे डिसिप्लिन्ड। डिसिप्लिन मतलब क्या, सवेरे उठने का टाइम 4, मतलब 4:05 भी नहीं होना चाहिए। 4 बोले तो 4, अपना तो कभी 4 बजे उठ रहे, कभी 4:30, कभी 5, कभी 7 बजे नींद लग गई। ऐसे लोग जिंदगी में आगे जाते नहीं। 4 मतलब 4, 11 बजे मैं सोता हूं, दुनिया की ताकत सोता हूं। मैं 12 सोता हूं मतलब 12 सोता हूं, 5 उठता हूं, मतलब वो डिसिप्लिन लाइए। नहाने बैठ रहे नहा ही रहे, खाने बैठ रहे ऐसा नहीं। सवेरे 8 बजे 4 बजे उठना, 4:15 को पढ़ाई चालू हो रही, 4:15 से 8 बजे तक पढ़ रहे हो। 8 बजे के बाद में आपको लगता है नहाना है, नाश्ता करना है, 30 मिनट्स में एवरीथिंग शैल बी ओवर। अब आप नहा भी रहे हो, फिर आप आराम से टाइम पास कर रहे हो, फिर आप ब्रेकफास्ट जो रहा 1.5 घंटा डाल दिया। जो काम आधे घंटे में उसके लिए 1.5 घंटा डालने की जरूरत क्या है। खाना खा रहे हो आराम से, घर वालों के साथ में खाना खाने बैठना नहीं, टाइम बहुत जाता है। मम्मी मैं यहां बैठा हूं, मुझे यहां खाना चाहिए। मम्मी भी ऑल्सो विल फील नाइस कि यार मैं उतना तो कर रही हूं बेटे के लिए। 10 मिनट में खाना, डिनर 10 मिनट में। हॉस्टल में रहते तो टिफिन मंगवा लो। ये सारी चीजों को सीखिए। 1-1 मिनट बचाना, दोस्तों से बात करने के, फोन स्विच ऑफ करने का। दूसरा नंबर यूज करेंगे अगले 3 महीने, ये नंबर किसके पास जाना नहीं चाहिए।
आप कॉल करोगे, लोग आपको कॉल ना कर पाए। कॉल कर दिया किसी ने, बर्थडे में आ जा मेरे, तो यू बिकम लाइबल, यू आर आंसरेबल। समझ में आ रहा है? अगर किसी ने आपको मैसेज किया ही नहीं, बोलना है देखा ही नहीं, मेरा नंबर ही बंद है, तो फिर कोई कुछ बोल नहीं पाएगा। तो इस तरह से जिंदगी थोड़ी सन्यासी जिएंगे, जिसमें आपको वो होना चाहिए, व्हाट डू यू कॉल इट, टेम्पटेशन नहीं होना चाहिए कोई भी चीज का। जैसे कोई मूवी रिलीज हो गई, चलना चाहते हैं, अब 2-4 लोगों ने बोला, आप बोलना भाई बस, उतना संयम, उतना सैक्रिफाइस होना चाहिए। सैक्रिफाइस तो सक्सेस का दूसरा नाम है। सैक्रिफाइस कर लिया मतलब ही सब हो गया ना भाई। दोस्त बोला रहे फर्क, एंड दैट शुडंट अफेक्ट यू ऑल्सो। साला घर पे बैठा मूवी को, और आधे मूवी नहीं गया पर मूवी के बारे में सोच रहा है, उसे जा भाई मूवी देख ले। तो आपको वो आना ही नहीं चाहिए आपके दिमाग में, जा भाई तेरे को जो करना कर ले, मेरे को नहीं आना नहीं आना। यू शुड बी सो सीरियस अबाउट। और ये 6 महीने की बात है, होल 6 महीने में पूरी लाइफ आपको फ्री मिल रहा है। ऐसा कभी स्कीम देखा है? 6 महीने डालो, जिंदगी भर जियो। तो इट्स टाइम टू गेट सीरियस। 1 फरवरी आ रहा है, 1 फरवरी से लेके आपको 30 मई तक पूरे 90 दिन मिलेंगे। उस 90 दिन का प्लान करेंगे, उस प्लान को 3 पार्ट में ब्रेक करेंगे। एक पहला मास्टर प्लान होगा 90 दिन का, उसको 2 टुकड़ों में और डिवाइड करेंगे, या 3 टुकड़ों में और डिवाइड करेंगे। 20 फेब, 30 मार्च, 30 अप्रैल। यू शुड हैव मास्टर प्लान्स, और वो प्लान्स को सामने रख के पढ़ाई करने का। कभी भी कोई भी सब्जेक्ट उठा लिया, एक सब्जेक्ट के 4 रिवीजन हो गई, एक तो वैसे रह गए, ऐसा नहीं। बैलेंस पढ़ाई होना चाहिए। हाँ, एट द सेम टाइम यू शुड बी बायस्ड फॉर 2 सब्जेक्ट्स, बट इसका मतलब नहीं जो एक बचा है उसको वो 0 ही हो गया। एवरीथिंग शुड बी प्लान, और आप इतने होशियार हो, प्लान करना चाहिए। और कैसा टशन में पढ़ने का, मतलब जीत रहा, कोहली जैसा खेलने का। खेल रहा नहीं, खेल रहा हूं जीतने के लिए। खेलते तो हर प्लेयर है, खेल रहा हूं जीतने के लिए। वो एटीट्यूड में चेंज लाइए। अपनी उम्र का ही वो 26 साल का, कितना आगे गया, हम क्यों नहीं कर सकते? एटीट्यूड में आना चाहिए। मैं पढ़ रहा हूं पास होने के लिए, पता नहीं होगा क्या, ये ऐसे शब्द आपके मुंह से निकल गए मतलब फिर तो खत्म हो गया, फिर तो आप पास होने वाले नहीं हो। मैं पढ़ रहा हूं और मुझे विश्वास है, आत्मविश्वास है कि मेरा आखिरी अटेम्प्ट है। आपकी भाषा इस तरह की होना चाहिए। क्या होगा पता नहीं, आईसीए तो कुछ, आईसीए जो भी करे, आईसीए बोलेंगे 5% रिजल्ट लगाए 10, पर उस 5 में मैं रहूंगा, क्योंकि मैं ही अकेला इंसान हूं जिसने 10 बार रिवाइज किया। बाकी इंडिया की आम जनता 3 ही बार रिवाइज कर रही है। 90% लोग फेल हो रहे हैं बिकॉज उनके उसमें समरी नहीं है, रिवीजन नहीं है। पेपर सॉल्व कोई करता नहीं। आप बताओ, विदाउट सॉल्विंग पेपर आप डायरेक्टली पेपर लिखते हो, कितना बड़ा चैलेंज। यू डोंट इवन नो व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे आर आस्किंग द एग्जामिनेशन। और आप मतलब ट्रायल मैच खेले नहीं, फाइनल वनडे खेलने जा रहे हो। अरे विराट कोहली आज भी अगर मैच खेल रहा है तो सवेरे प्रैक्टिस करता है उस दिन, और शाम में मैच खेलता है। पूना में सीरीज होती, 4 दिन प्रैक्टिस किया ग्राउंड पे। वो जिस दिन सेंचुरी मारा ना उसने, 4 दिन से पूना में आया था वो, और 4 दिन पूना में प्रैक्टिस, क्या जरूरत है, वो आराम से बैठ नहीं सकता हूं। 4 दिन ग्राउंड पे जाके प्रैक्टिस करा इस लेवल पे, जब वो वर्ल्ड का नंबर 1 है। हमारे तो कुछ गिनती नहीं। 4 दिन प्रैक्टिस कर रहा है, मतलब 4 दिन टेस्ट लिखा, 5वें दिन पेपर दिया, वो भी उसी टाइम पे जाके। टाइम है, अगर उस बजे 2 बजे मैच था तो 2 बजे ही प्रैक्टिस करेंगे, ताकि मैं उस माहौल से अपने आप को कस्टमाइज कर लूं कि हाँ ये पेपर का टाइम है, ऐसा ऐसा होता है। तो आपकी पेपर मतलब आखिर के जो 30 दिन है उसमें 30 दिन 30 पेपर लिखना आपने। तो 31वां दिन जो पेपर का आएगा ना, ऐसा लगना चाहिए ये तो रोज का ही काम है। दैट शुड बिकम अ हैबिट। इट शुड नॉट बी समथिंग विच इज चैलेंजिंग फॉर यू। आपको ना चाहिए तो रोज का ही है, रोज करता हूं मैं ऐसा टेस्ट ना, हाँ चलो। वो एटीट्यूड में है। पढ़ाई करना, पढ़ाई सब कर रहे भाई, फेल कितने लोग हो रहे? पूरा 93% लोग फेल हो जा रहे। सिर्फ पढ़ाई करने का तरीका डिसाइड करेंगे पास। कोई भी होशियार आदमी नहीं है और कोई भी पागल नहीं, सारे लोग होशियार है। पढ़ाई के तरीके सीखिए, है ना, और एटीट्यूड में, और संतुष्ट रहिए। अगर एक ग्रुप भी दे रहे हो, हौले जैसा मत करिए, दोनों दूंगा, दोनों करके दिखाऊंगा। जब चीजें प्रैक्टिकल नहीं है तो वाई यू आर बिकमिंग सो इमोशनल। वो नहीं है तो नहीं है यार, 3 महीने दोनों दे दूंगा, करके देख लूंगा, लेट्स राइट। काय का लेट्स राइट? अरे जिंदगी का मजाक हो रहा है। लेट्स राइट मतलब क्या बोलना है? लेट्स डू इट। क्या कुछ लेट्स डू इट नहीं, जो प्रैक्टिकल है। 90 दिन है, इतना पढ़ाई बाकी है और नहीं हो सकता, तो लेट्स राइट, लेट्स डू इट का मतलब क्या है? एक ग्रुप देने का और मजे से और खुश रह के पढ़ने करने। डिप्रेशन में आता ना, जो आता वो भी नहीं आता। एटीट्यूड को थोड़ा सा खुश रखिए यार। हम लोग क्रिमिनल्स नहीं है। 1 साल सीए में आगे पीछे पास होने से आपने कुछ क्राइम नहीं कर दिया। ये सीए में आने से पहले ही पता था कि सीए डिफिकल्ट कोर्स है, इसलिए तो इतने लोग नहीं करते। पाजी ऐसा कुछ समझने की जरूरत नहीं है कि
मैं कैसे फेल हो गया भाई, ओके। पर इसके बाद नहीं होना चाहिए, वो प्लान अपने पास रेडी होना। ये साला आखिरी अटेम्प्ट है, ऐसे कैसे नहीं होता मुझसे। और जब भी पेपर लिखोगे, पेपर लिखने के बाद में वो पेपर किसी ऐसे इंसान को जरूर दिखाना जो रैंक में आया हो, या कोई होशियार आदमी। एक बार उससे वेरिफिकेशन करवा लिए, 4 बार कॉल कर उसको, भाई पेपर प्लीज देख ले, उसका टाइम निकालो, भाई बता दे इसमें क्या कर, तू रैंक में आया था मतलब तू बहुत होशियार है, तो एक बार देख ले, तो कुछ तो बोल दे। उसने जो 2 शब्द ही बोलेगा ना, तो वो आपके लिए बहुत भारी है। 2 कमेंट भी दे देना, अरे नहीं ऐसा नहीं है, इतना क्यों लिखा, इतना लिखना जरूरी था, ये क्यों किया। उसकी जो सजेशंस है वो, क्योंकि आईसीए का फेवरेट इंसान है, रैंक में है, मतलब ऐसे रैंकर हम लोग फॉर्चुनेट है, हम लोग ऐसे शहर में रहते हैं जहां पे रैंकर्स है, तो यू शुड टॉक टू देम एंड डोंट फील बैड। वो पढ़ाई में होशियार है, मैं धंधे में होशियार हूं। आज 5 को धंधे में डाल दो, रैंकर से भी अच्छा धंधा कर लेगा। हर एक आदमी का अपना एक एरिया है यार। सचिन को बोलो, विराट कोहली तू सीए कर ले, ऐसा नहीं है कि अब तुम बैटिंग कर लो। हर एक आदमी का अपना अपना एरिया है, उसमें कोई इंसान फर्स्ट अटेम्प्ट में थ्रू 21 साल में से, ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं है। मैं 25 में बन रहा हूं इसका मतलब पागल नहीं है, पर जितना सक्सेस तुझे 30 साल में, दोनों का बराबरी कर लेना। तू भी वही रहेगा, मैं भी वही रहूंगा, क्योंकि तू 10 साल में जो कमाएगा मैं 5 में कमाने की ताकत रखता हूं। सिर्फ मुझे सीए बनने के बाद में देखता हूं तुझे। एटीट्यूड को चेंज करिए। पास होना सिर्फ एक, उसके बाद में दिखा देंगे ना जलवा। मैं खुद 2 अटेम्प्ट फेल हुआ आईपीसीसी में, इसका मतलब यह नहीं कि मैं सक्सेसफुल नहीं हूं। फेल पास होना डिसाइड कुछ नहीं। आज के बाद में नेगेटिव, खुद से स्वाभिमान से देखिए कि मैं इंसान अच्छा हूं। अरे आप दारू नहीं पीते हो, सिगरेट नहीं पीते हो यार, आपको कोई सी फालतू आदतें नहीं, आप गांजा वो नहीं लेते हो, आप एक अच्छे इंसान हो, इतना सीरियसली सुन रहे हो, और यू हैव सैक्रिफाइड सो मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। आप जरा कंपेयर करिए जो बीकॉम कर रहे हैं और जो बहके हुए लोग हैं। यू विल ट्राई टू, यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग योरसेल्फ। अपने आप में ही तो दम है जो इतना कर रहे हो। कौन करता है इतनी मेहनत जो आप कर रहे हो। सिर्फ मेहनत को फल तब लगेगा जब प्लानिंग साथ में होगी। अभी तक सिर्फ मेहनत हो रही है। हमने कभी ये नहीं बोला कि आप सैक्रिफाइस नहीं कर रहे हो, बस सैक्रिफाइस शुड बी इन द राइट डायरेक्शन में बेबी। 2 ग्रुप दे रहा है, हर 4 अटेम्प्ट हो गए, फेल हो रहा है, क्या कर रहे हैं नौटंकी। एक ग्रुप दे बेटा, एक ग्रुप पास हो जाएगा। समझ आ रहा है। तो मैंने जो ज्ञान दिया है वो मुझे इसलिए लग रहा था कि मैं सोच रहा था कि मैं लॉ तो पढ़ा दूंगा, पर व्हाट इज द यूज ऑफ टीचिंग लॉ अगर आपको आगे का डायरेक्शन ही नहीं मिल रहा। इन सब चीजों को आजमाइए, है ना, रिवीजन पे फोकस करिए। ओके। और हम लोग आज आपको जो मिल रहे हैं वो खास आपने देखा होगा, थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया कि कैसे अपने आप को मोटिवेट करें। पर अब मैं आपको समझाऊंगा कि पूरे पढ़ाई का एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी कैसे होना चाहिए। दो स्पेशली हु आर अपियरिंग फॉर May 2017, उन लोगों के लिए लेक्चर है, वेदर ही इज फ्रॉम आईपीसीसी और फाइनल। अब सभी के लिए काम का है। जो मैं अभी तक कह रहा हूं उसका ही मैं आगे एक्सटेंशन दे रहा हूं आपको। उसके पहले जब मैं आगे जाऊंगा आपको मैं दिखाना चाहूंगा, देखो ऐसे होते हैं वो रैंकर्स। रैंकर्स ऐसे होते हैं, ध्यान से देखना इन सारे चेहरों को। ये इस साल का अटेम्प्ट हुआ नवंबर 2016, और यही वो सारे लोग हैं जो भारत में रैंक में है। ये इतने 50 में से 11 लोग हैं जिनको मैंने पढ़ाया है, पर अनफॉर्चुनेटली एक भी पूना का नहीं है। कोई बात नहीं। इनमें से आप देख रहे हो सुरभि जैन, शी इज फ्रॉम सिरसा। ऐसे लोग होते देखो, AR 12, 18, 21। अलवर है, इंदौर है, भिवनी है, नागपुर से इस बार 2 है, अलवर से 2 बार, जयपुर, दिल्ली, गुड़गांव, नागपुर। देखो आप जैसे दिखते हैं सारे लोग, क्या पाजी आपको अलग लगते हैं दिखने में? ये अपने जैसे ही आम इंसान है, सिर्फ इन्होंने पढ़ाई करने के तरीके फॉलो किए। दिखने में आप जैसे, कुछ लोग तो आपसे उम्र में छोटे भी हैं। इसका मतलब नहीं बहुत होशियार है, होशियार तो होंगे, पर पढ़ाई करने का तरीका इन्होंने अच्छा फॉलो किया होगा। ये वो लोग हैं जिन्होंने 80 से ज्यादा मार्क्स स्कोर किया है। ये बंदा है, ही हैज स्कोर्ड 88 मार्क्स। इनका नाम है इशप्रीत सिंह। ये इंडिया के हाईएस्ट स्कोरर्स में से है। 88 मतलब हर 10 मार्क में से इनको 4.5 मार्क्स मिले होंगे अंदाजन। 9.5, 10 में से बोल रहा हूं, 5 में से 4.5 और 10 में से 9, 8.8 मतलब ऑलमोस्ट 9 मार्क्स मिले हैं। मतलब ये हमारे लिए बेंचमार्क हो गया। मतलब थ्योरी सब्जेक्ट में भी 80+ हो सकते हैं। ये अकेले इंसान नहीं है जिनको 80+ है।
आयुष मस्कर आप देख रहे हो, ही स्कोर 86। इंदौर से लड़की पुनीता 85, सुनीता वर्मा कोटा से 85। ये सारे वो लोग हैं जो मुझसे वर्चुअल बैचेस पढ़ते हैं। गोरखपुर से शैली है 84, अमन है 83, लुधियाना, अथर्व औरंगाबाद 83, रिचा शाह सूरत 81 मार्क्स है, श्वेता मुंबई से है 81 स्कोर, और श्वेता अग्रवाल हिसार जो 81 है। इसका अर्थ ये वो लोग हैं जिनको 5 में से 4 मार्क्स मिले हैं। मतलब हम लोग ने ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि हमें 5 में से 4 मार्क्स मिल सकते हैं या 4.5 भी मिल सकते हैं जो अच्छा लिखेंगे। मतलब थियरी सब्जेक्ट ऑल्सो कैन बी स्कोरिंग। मतलब अगर आपको, मैं तो ये समझता हूं कि जितनी भी थियरी सब्जेक्ट्स है, अगर उसमें अगर हमें कम मार्क्स आ रहे हैं तो सारा दोष, सारा ब्लेम हमारे पढ़ाई करने के तरीकों पर होना चाहिए। आई कैन अंडरस्टैंड इफ यू आर स्कोरिंग लेस मार्क्स इन प्रैक्टिकल, क्योंकि प्रैक्टिकल में कुछ भी पूछ सकता है, अंडरस्टैंड आता है, दे कैन मेक योर लाइफ मिजरेबल। पेपर कैन बी वेरी डिफिकल्ट क्योंकि उसमें कुछ भी पूछने का स्कोप है। बट एज लॉन्ग एज थियरी इज कंसर्न, इसका लॉ और ऑडिट में ऐसा कुछ भी नहीं होता जो किताब के बाहर होता है। तो मैं जैसे पहले से कह रहा था, आपको यह पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि पढ़ाई सब्जेक्ट की करना कैसे है। अगर इन सारे थियोरेटिकल सब्जेक्ट में आप 3 चीजों को फॉलो करोगे, रीड करोगे, रिकॉल करोगे और राइट करोगे, तो आपको एग्जामिनेशन आना पक्का है। आपने उसको पढ़ना है एक बार, फिर रिकॉल करना है आंखें बंद करके, और फिर उसको लिखकर देखना है। तो जितने भी लोग थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ते हैं, अगर वो सिर्फ पढ़ते ही हैं, लिखकर नहीं देखते, उनका पास होना भी मुश्किल है। तो वेन एवर यू रीड थियरी सब्जेक्ट, आपको यही सिस्टम फॉलो करना है। जैसे कि मैंने पहले कहा कि आपको समरी नोट्स बनाना है, वो लिखते लिखते अगर आपकी समरी बनती है और समरी को बाद में आप सिर्फ रिकॉल करते हो, तो अगली बार का जो रीडिंग होगा वो इट शुड बी रिवीजन, इट शुड नॉट बी री रीडिंग। मतलब नेक्स्ट टाइम जब आप करोगे तो आपको ऐसी सेक्शन नंबर 3 बोला तो यू शुड बी रिकॉलिंग दो सेक्शन नंबर 3। इफ यू रिकॉल द सेक्शन नंबर 3 एंड इफ यू आर अनेबल टू रिकॉल सेक्शन नंबर 3, देन यू शुड चेक कि वो कौन सा पॉइंट था विच यू आर नॉट एबल टू रिकॉल। फिर और एक बार रिकॉल करके देखना। ऐसा करने के बाद में याद आए तो ही सेक्शन नंबर 4 पे जाना। एबल टू अंडरस्टैंड? पढ़ाई करने का इसका यह मतलब नहीं कि किताबों को खत्म करना है। आपको पढ़ना है, रिकॉल करना है और फिर आगे जाना है, राइट? अगली बार जब पढ़ते हो सेकेंड टाइम, तो सेकेंड टाइम रीड नहीं करना है, सिर्फ रिकॉल करना है। अक्सर मैं देखता हूं लोग पहली बार में भी रीड करते हैं, सेकेंड टाइम में रीड करते हैं, तीसरी बार भी। इसीलिए बच्चे का पोर्शन कभी खत्म नहीं होता। डायरेक्ट टैक्स जैसा सब्जेक्ट आप सेकेंड टाइम नहीं पढ़ सकते हो। अगर आप चाहते हो सिलेबस जल्दी खत्म हो, तो आपने रिकॉल कर, जैसे सेक्शन नंबर 32 अगर आपको याद आ गया बस, सेक्शन नंबर 33 याद आए बस, 34 नहीं याद आ रहा है तब जाके अंदर देखना, तो आपकी पढ़ाई फास्ट होगी। CA फाइनल हैज गॉट ह्यूज ट्रिमेंडस वॉल्यूम ऑफ डेटा। यू कैनॉट रीड एवरीथिंग अगेन एंड अगेन मेनी टाइम्स। अगर आपको रिवाइज करना है तो तरीका अपनाना पड़ेगा। एक बार पढ़ लिया, याद आ रहा है तो सिर्फ देखो, और याद आ गया आप झांक कर मत देख भाई, आगे पढ़ जो तुझे नहीं आ रहा है। CA फाइनल में पढ़ते समय लाइन बाय लाइन ना पढ़े, पैराग्राफ बाय पैराग्राफ पढ़े, तब आपकी स्पीड बढ़ती है। ये पूरे पैराग्राफ में ये 4 वर्ड है, बस रुको, उत्तर रिकॉल करने का। इट्स नॉट द टाइम वेर यू रीड एवरी लाइन अगेन एंड ऐसे, क्योंकि वो फर्स्ट टाइम रीडिंग में आपने कर लिया है। अब एग्जामिनेशन में 3 महीने बचे, आपको ऑलरेडी सिलेबस एक बार पता हो चुका है। इट्स टाइम टू रीड पैराग्राफ वाइज, नॉट लाइन वाइज। आपके पर आवर पढ़ने की स्पीड कम से कम 12 पेजेस की होना चाहिए। अगर मैं पहली बार अगर आपको बोलता कि पहली बार आप पढ़ रहे हो तो 5 to 6 पेजेस होता तो ठीक था, बिकॉज यू आर रीडिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम। When you are reading it for the second time, third time, the number of pages in 1 hour shall be increased, 12, 15, 18 like that. When I used to revise in the morning, 4 o'clock, 4 बजे जब मैं उठता था, 8 बजे तक मेरे 180 पेजेस में खत्म करता था, बिकॉज मैं रिवाइज कर रहा था, मैं रीड नहीं कर रहा था। मतलब आप जो पूरा दिन भर में पढ़ते हो, मैं सवेरे 4 घंटे में पढ़ रहा था, इसलिए मैं पास हुआ था। पढ़ने की स्पीड भी मैटर करती। पूरे दिन भर बैठा हुआ 12 घंटे से लाइब्रेरी में, ढोकले 40 पेज नहीं हुए तो बैठ रहा के टाइम पास कर रहा है। यू शुड ऑलवेज इवैल्यूएट योरसेल्फ। हर बार आपने इवैल्यूएट करना चाहिए 1 घंटे में कि मैं कितना आगे पहुंचा हूं।
यू शुड इवैल्यूएट योरसेल्फ कि आपने कितना पढ़ा है। पूरा दिन एट अ स्टेज पढ़ते हो, आपको खुद को भी पता नहीं है, आप बोलते हो रही पढ़ाई, हो रही पढ़ाई, शाम में तारे यार पूरा दिन गया। व्हाट नॉनसेंस यार, कम ऑन, ग्रो अप। नाउ यू शुड हैव अ स्ट्रैटेजी। हर 2 घंटे में ब्रेक लेना अनिवार्य है। एट अ स्टेज पूरे दिन भर पढ़ाई करने वालों को लगता है मैं पढ़ाई कर रहा हूं, पर दिमाग में घुसता कुछ नहीं है। आफ्टर एवरी 2 आवर्स, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद में ब्रेक, मतलब ब्रेक वैसा ब्रेक नहीं, आधा घंटा 1 घंटा। ब्रेक शुड बी ऑफ 5 मिनट्स, मैक्सिमम 10 मिनट्स। गाना सुन लिया, टीवी देख लिए, बातें कर लिए, वापस कम बैक करेंगे, अगला 2 मिनट और 2 घंटे इफेक्टिव होगा। समझ आ रहा है? अभी ये सारे लोग आप देखिए जिनको एग्जम्पशन मिला है, 200 से ज्यादा लोगों का लिस्ट मेरे सामने है। इसमें से 80 वाले भी कुछ लोग हैं, 70s वाले भी लोग हैं, 60 वाले भी लोग हैं, 61 तक के लोग हैं, और भी बहुत सारे लोगों का लिस्ट मेरे पास में आकर है जिसका नाम नहीं है। सर इतने लोगों को एग्जम्पशन आए, मतलब इसमें से कई लोग हैं, आई विल टेल यू वन मोर टाइम, इसमें से कई लोग हैं दोज हु हैव क्लियर्ड ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ इसका। अरे यार तुमको अगर 80 मार्क्स यहाँ पे मिल रहे हैं तो यू जस्ट नीड व्हाट 120 इन अदर, ओवर, गेम ओवर, फिनिश, यू आर थ्रू। एक सब्जेक्ट आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। इसलिए कहता हूं 2 सब्जेक्ट कोई भी ग्रुप में ऐसे होना चाहिए जो आपको, यू हैव टू बी बायस्ड। आई विल गिव यू मल्टीपल एग्जांपल वेयर स्टूडेंट हैव स्कोर्ड 200.62 in ISCA. One subject makes the difference. So be biased towards some subjects. Okay? मैं चाहूंगा अगली बार आपकी भी मार्क्स ऐसे ही आए, और ये लोग मेरी नजर में आप कहोगे ये लोग बहुत होशियार है, ऐसा नहीं है। इन लोग के पढ़ाई के तरीके बहुत अच्छे हैं, इन्होंने जिंदगी और पढ़ाई को ठीक से समझा है। क्लास होने के बाद में उन्होंने सब्जेक्ट को रिवाइज किया है फ्रीक्वेंटली, पीरियोडिकली। कुछ लोग होते हैं मेरी क्लास करने के बाद में, या कोई भी क्लास करने के बाद में उसको एग्जामिनेशन के 15 दिन पहले खोलते हैं, या क्लास होने के 3 महीने तक कुछ पढ़ा ही नहीं, वो सब्जेक्ट वापस से जीरो होगा। यू टेक एनी एग्जाम्पल इन दिस वर्ल्ड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द क्लास, इफ यू आर नॉट रिवाइजिंग सब्जेक्ट फॉर 2 months 3 months, इट इज गोइंग टू बी जीरो। कम ऑन, किस दुनिया में आप अपने इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ चुका है? क्लास होती है, उसके तुरंत 15 दिन के अंदर वो सब्जेक्ट वापस से रिवाइज होना चाहिए। आपको प्लान करना होगा किसका? 18 दिन वाला। सर क्या 18 दिन? आपको 18 दिन वाले प्लान करना होगा। सर 18 दिन का प्लान क्या होता है? मैं आपको समझाता हूं 18 दिनों वाला प्लान क्या होता है। 18 दिनों वाला प्लान होता है, कभी भी ऐसा ही प्लान करना। अभी आपके पास में 3 महीने बचे, 90 दिन। जो आप डे 1 को पढ़ते हो ना, तो प्लीज मेक श्योर यू आर राइटिंग वॉट एवर यू रेड टुडे। पूरे दिन भर में जो किया वो लिखकर रखना, 18 दिन के बाद में वापस उसको रिवाइज करना। अगर 18 दिनों के अंदर आपने रिवाइज नहीं किया तो चीजें आप 20 दिनों बाद, 25 दिनों बाद थोड़ा भूल जाओगे, 1-1.5 महीने के बाद में काफी भूल जाओगे, और 2 महीने बाद लगेगा मैंने पढ़ा भी क्या नहीं। इसलिए 18 डेज फॉर्मूला याद रखना। कोई भी सब्जेक्ट को आज पढ़ने के बाद में मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग, एंश्योर यू रिवाइज एवरीथिंग अगेन। मान लो आज 1 तारीख को पढ़ा, 18 तारीख को मैं वापस वही खोलूंगा। पर सर इतना टाइम जो उस टाइम गया था वापस उतना ही टाइम लगेगा। नहीं बालक, तूने उस दिन 18 घंटे स्पेंड किए थे, 16 किए थे, अब 16-18 नहीं लगेंगे, आपकी बात सिर्फ 4 घंटे लगेंगे। क्यों? बिकॉज वो तेरे दिमाग में ताजा ताजा है। सर रीड करने का टाइमिंग कैसे होना चाहिए? रीड करने का टाइमिंग, जब नींद आती तो प्रैक्टिकल, और नींद नहीं आती तो थ्योरी। मैं आपको टाइम बताता हूं कब इंसान को नींद आती है। सवेरे ठीक उठने के बाद बहुत माहौल बनता है, उठने के तुरंत 15 मिनट्स तक आपने पढ़ाई नहीं करना है। 15 मिनट जो संभल गया वो अगले 4 घंटे संभल जाएगा। 15 मिनट बहुत जान लेगा। पहले 15 मिनट आपने पढ़ाई को टच नहीं करना, देखना भी नहीं बुक को। देखा बहुत अच्छा लगता है पहले 2 मिनट, बाद में इंसान बहुत ऊपर जाता है। धीरे धीरे करके उसकी आंखें डीम होती है, 4:30 पौने 5 तक तो इंसान के होश ही चले जाते हैं, फिर सीधा 8 बजती है। हर रोज की तरह मैं अपने आप को वापस कोसता हूं। आई फील गिल्टी, आज भी 4 घंटा गया। 4 घंटे, उससे अच्छा मैं कुछ टाइम पास कर लेता। पढ़ाई करने के साथ में ऐसा सोने से आपका कुछ फायदा होगा नहीं। 6 घंटे सोना था, 10 घंटे सोए,
आप ये मत समझना अगले दिन में 4 ही घंटे 2 घंटे सोऊंगा, वैसा नहीं। वो 6 घंटे हर दिन के लिए मिनिमम होते हैं। आप बोलेंगे आज का मैं कल बैकअप लेता हूं, पॉसिबल ही नहीं है। मान लो आज 10 घंटा सो गए और कल बोले आप 2 घंटा, एवरेज 6 घंटे का है, करके देखो। आपकी आंखें ऐसी हो जाएगी ना, आपको समझेगा ना आपके साथ में क्या हो रहा है। एवरी डे यू नीड 6-5 आवर्स। ज्यादा सोने से कुछ फायदा नहीं होगा, पर 6 से ऊपर सोना यूजलेस है। यू आर वेस्टिंग, सिंपली वेस्टिंग टाइम। और स्पेशली उन दिनों में जब आपकी एग्जामिनेशन 90 डेज है। यू शुड नॉट स्लीप मोर देन 6। मैं तो 5 घंटे और आखिरी के 1 महीने में 4 घंटे सोता था। बट डायरेक्टली डू नॉट मूव टुवर्ड्स 4। आपकी बॉडी को हैबिचुअल होना चाहिए। फर्स्ट स्लीप फॉर 6 आवर्स, 7 हो तो 6 करो, 5.5, 15-15 दिन में आधा घंटा कम करो। पाजी समझा? 3 महीने बचे, 5.5, अगले महीने में 5, फिर आखिरी के महीने में 4, 4.5, इस तरह से डायरेक्टली इफ यू स्टार्ट स्लीपिंग। और कुछ लोग हैं जो आज भी 6 घंटा सोएंगे, बट वो लोग जिनका दिन के हर समय पे कंट्रोल होता है, अर्थात उनका बाकी टाइम वेस्ट होता ही नहीं। वो टाइम वेस्ट होता है तो सोने लग जाते हैं। ऐसे लोग होते हैं, उनको लगता है कि अभी बोर हो रहा, तो कुछ लोग बोलेंगे चलो मूवी देखता हूं, वो बोलते नहीं मैं सो जाता हूं। तो 2 आधी 3 घंटे पढ़ लिया, उसको लगता है आधा घंटा में टाइम पास करूंगा, वो बोलता आधा घंटा नहीं मैं 1 घंटा सो लेता, 1 घंटे वापस फ्रेश पढ़ाई होंगी। तो अगर आपका ऐसा कंट्रोल है ना, फिर आप 7 घंटे भी सो सकते हो। तो मतलब आप क्या कर रहे हो, टाइम वेस्ट करने के बदले सो जाते हो। कुछ लोग है टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं, सोते 7 घंटे, मतलब टाइम वेस्ट भी हो रहा, सोते भी 7 घंटे। ये इफेक्टिव नहीं होगा। सोने के समय दोपहर में 2 से 4 के लिए बहुत वाहियात चलता है। खाना खाने के बाद में 2 से 4 माहौल बनता है। गलती से भी थेरी मत पकड़ना। और रात को 8-9 बजे के बाद में, खाना खाने के बाद में आप जब वापस थेरी लेते हो तो माहौल बनता है। तो सवेरे 4 से 6, दोपहर 2 से 4 और रात को 9 से 11, ये तीनों डेंजरस हॉरेबल टाइम्स है। इन समय पे अगर थेरी सब्जेक्ट को टच किया तो आप बहुत ऊपर जाते हैं। तो जरूर ऐसे समय पे इंश्योर करना कि आप प्रैक्टिकली पढ़ रहे हो, उसमें ही एफिशिएंसी, वो भी म्यूजिक और इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक लगा के। सर क्या हम लोग पढ़ाई करते समय थेरी और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में फर्क होता है। इफ यू रीडिंग थेरी और आप तब गाने सुन रहे हो तो गलत बात है, पर आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, आपके कानों में म्यूजिक चल रहा है या इंस्ट्रूमेंटल चल रहा है, एडवाइस कर रहा हूं, अच्छा है, आपका एफिशिएंसी बढ़ता है, मन लगता है, नींद भी नहीं आती। जब भी नींद आने का समय हो गया और आपको लगता है वो नींद ऐसी हो जाएगी मैं सवेरे भी नहीं उठ पाऊंगा, अभी तो रात को 9 ही बज रही, कभी कभी रात को 9 बजे नींद आ गई, सोना नहीं, क्योंकि 9 बजे सोने के बाद में भी 5 बजे उठेंगे और 11 बजे सो के 5 बजे उठेंगे। 9 से 11 आपने को एडजस्ट करना है, म्यूजिक लगाएंगे और वो अकाउंट्स के वो चैप्टर या वो कॉस्टिंग का वो चैप्टर जो आपको पसंद है वो करोगे। टाइम वेस्ट नहीं होगा, चैप्टर भी खत्म होगा, पर म्यूजिक लगा के। मैं खुद म्यूजिक लगा के पढ़ता था, पर थ्योरी के समय नहीं, थ्योरी में वो मैच नहीं होगा। उसके बाद में खाने के समय चेंज कर दो। खाने का समय जो होना चाहिए सवेरे 11 बजे और शाम को 7 बजे के पहले। क्यों? सवेरे 11:30 12 बजे अगर खाना खाते हो आप, तो उसकी वजह से ये होता है आपका खाना 2 बजे तक डाइजेस्ट होता है एंड यू डोंट फील स्लीपी। अगर आपने खाना 1 बजे खाया, वो 2 बजे तक डाइजेस्ट होता है। 2 बजे वैसे भी इंसान खाना खाया नहीं खाया, वैसे नींद का माहौल है, और आपने खाना खाया, वो डाइजेस्ट हुआ, तो आपने पढ़ाई करके बाद में 15 मिनट हुए, उसके बाद में जो नशा आता है, और वो नशा इतना तूफानी होता है, वो उनको ही समझता जो फेस करते हैं। उसके बाद में सिर्फ किताबें सामने होती है, पर 2 घंटे से मैं सिर्फ इसी पेज पे अटका हूं, और क्या हुआ, अब नींद भी नहीं हुई और वो पढ़ाई भी नहीं हुई। ये अक्सर कई लोगों के साथ में होता है। क्यों होता है मालूम है? खाने की वजह से। खाना और सोना दोनों रिलेट कर दीजिए। आप एक काम करना, मैं जैन हूं, तो मेरी मम्मा कहती थी सवेरे जल्दी खा ले, तो शाम में जल्दी खाना है, सूर्यास्त के बाद में नहीं खाना। तो मुझे पहले चीट होने लगी, क्या है यार, 7 बजे कौन खाना खाएगा। मम्मी ने कहा शाम के 7 बजे के बाद में खाना मिलेंगे नहीं, तो मजबूरी थी, मुझे खाना पड़ा। अब बताओ 11 बजे खाना खाऊंगा तो शाम को 6-7 तक तो भूख लग जाएगी। तो 7 बजे और 11 बजे वाला फॉर्मूला मैंने अपनाया। उसका साइड इफेक्ट ये हुआ कि मुझे अच्छा इफेक्ट, मुझे नींद आना ही बंद हो गई। दोपहर को 2 बजे तो मेरी आंखें इतनी खुली रहती थी आराम से कि जैसे मैंने खाना खाया ही नहीं, क्योंकि 11 कभी 12 साढ़े 12 को नींद नहीं आती इंसान को, 1 बजे से पहले भी नींद नहीं आती। 1 बजे इंसान पूरा फ्रेश होता है, 11 12 1 कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसके बाद में रात में खाना 7 बजे खाओगे ना तो 8 बजे तक डाइजेस्ट होगा। 8 बजे 9 बजे कभी नींद नहीं आती, 9:30 10 11 माहौल बनता है। इसीलिए शाम का खाना 7 बजे। अगले 3 महीने फॉलो करने हैं। खाने के अगर आपने रात का खाना 9 बजे खाया, वो 9:30 बजे डाइजेस्ट हुआ, 10 बजे हुआ, तो आपके 10 के बाद के जितने भी घंटे पूरे बर्बाद हो जाएंगे। बिकॉज नाउ फूड इज डाइजेस्टेड एंड यू डोंट फील योर बॉडी इज नॉट इन योर कंट्रोल। एक बार इतना भर जाता है पेट में तो वो आपकी बॉडी में जो सिम्टम्स क्रिएट होगा या इफेक्ट होगा वो आपकी आंखों पे जाएगा और आपको नींद आना ही है। खाने का टाइम चेंज। खाते समय याद रखना आपको वही खाना है जो बॉडी को एक्सेप्टेबल है। डू नॉट हैव हेवी फूड स्पेशली इन द नाइट। आपके जो पेट पर लेयर आता है, देखो ऐसे, कभी कभी समझता नहीं इन दिनों में मोटा कैसे हो गया। वो मोटा इसलिए हुआ, आपका हेरिडिटरी प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कर रहे हो, खा रहे हो और बैठ रहे हो। एंड खाने के बाद में जब और खाना कौन सा, दिन का खाना नहीं होता, जितना भी पेट पे ऊपर रात का है। सर दिन में और रात में क्या फर्क? दिन में खाने के बाद में योर बॉडी गेट एग्जॉस्टेड फॉर सो मेनी आवर्स मोर, तो एवरीथिंग गेट्स बर्न्ड आउट। रात में खाने के बाद में बर्निंग होने का चांस ही नहीं है, तो योर कैलोरीज गेट्स कन्वर्टेड इनटू द फैट्स। और फिर हम लोग जहां बैठते हैं तो पोर्शन को जिसको जहां पे आने का मौका मिलता है वो यहीं आता है। एंड देन वो फिर आपका एक समय आता है कि वो विजिबल हो जाता है। कुछ समय तक वो कपड़ों के बाहर दिखता नहीं, पर वो एक समय, और सीए स्टूडेंट सारे यहां पे लेयर वाले हैं, और जो प्रैक्टिस वाले हो तो पूरे बाहर आए थे, क्योंकि पूरा जिंदगी में थ्रोट सिटिंग करते हैं। तो फिर यू ओनली स्टार्ट फीलिंग एम्बैरेसिंग और ऑकवर्ड लगता है। फिर हम लोग भी अपने दोस्त ऐसे ढूंढते हैं जिसका सबका बाहर निकला है। ये सब ऐसे देखेंगे तो सबके पास देखेंगे, मेरे पास कोई। तो आपने इस चीज को अवॉइड करना है। आपको लगता है आपका ये सब नहीं होना चाहिए, बिकॉज इट डजंट। कुछ लोगों को वो अपने आप को देखने को अच्छा लगता है, ये क्या हो गया इनमें। ये सीए का दिन नहीं है, ये आपके खाने की दिन है। जो आपने अगर 7 बजे खाया होता तो आपके खाने और सोने के बीच में 4 घंटे का गैप होना चाहिए। खाना खाते 9 बजे, 10 बजे सो जाते हो, वो पूरा क्या पूरा आज फैट बना। एंड इट हैपेंस इन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो कभी भी रात में खाना उस शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है, उससे एसिडिटी होती है कई लोगों को, डाइजेस्टिव। कुछ लोगों को रात को 12-1 बजे अचानक से नहीं, ऐसे नींद में सोता, अरे यार कुछ तो हो रहा है मेरी बॉडी में, इट इज बर्निंग। वो क्यों होता है? बिकॉज इट इज नॉट गेटिंग डाइजेस्टेड। तो इसीलिए बॉडी को अपना टाइम दो, तुम अपना टाइम लो। 7 बजे खाना खा के देखो, जो मैं कह रहा हूं फॉलो फॉर 8 डेज। अब जिंदगी भर के लिए 7 के बाद के खाना नहीं खाओगे। आपको लगेगा तो कितना मेरी बॉडी हल्की लगेंगे, लाइट वेट लगेगा। रात को 9 के बाद में बॉडी बिकम्स हेवी, आपका पढ़ाई करने का मन ही नहीं लगता है उसके बाद में। फिर इतना सोने से क्या इफेक्ट है आप बताओ? रात के 2 घंटे बर्बाद हो गए बिकॉज आपने खाना लेट खाया। दोपहर के 2 से 4, मतलब खाने का टाइमिंग चेंज हुआ, 4 घंटे नींद में कन्वर्ट हो गए। और 4 घंटे एक दिन के नहीं है पाजी, 90 दिन के 4 घंटे 350 घंटे, जिसमें दोनों ग्रुप एक बार रिवाइज हो जाएंगे। इंसान जब फेल होता है ना सीए में, वो सीए में फेल क्यों होता है मालूम है? क्यों फेल होता है और कितने मार्क्स से फेल होता है? 20 मार्क 15 मार्क, वो सिर्फ नींद की वजह से होता है। काश ये सोता नहीं, उतने समय पढ़ लेता तो इसके 15-20 नंबर और बढ़ के आते। कभी कोई इंसान बोलता है कि मैं 100 मार्क का है, 100 से डोकले 100 सवा तो फिर सीए कर रहा है कि छोड़ दे सीए, तेरी तो औकात ही नहीं है। पर अगर तुम्हारा स्कोर आता है 170, 180, 190, इट मींस आपका थोड़ी सी कसर बाकी है जो नींद में कवर हो सकती। पढ़ते समय आपने लाउडली बोल के पढ़ना है, डू नॉट रीड इन माइंड। एक बार 1 घंटा माइंड में पढ़िए और 1 घंटा बोल के पढ़िए, तो जो बोलकर का जो इफेक्ट है, उसका जो स्पीड है, वो स्पीड विल बी मच हायर। बिकॉज आप जब बोलते हो तो माइंड पूरा एक्टिवेट होता है। बोलते हैं तो आपके कान में जाता है तो कान एक्टिवेट हो जाते हैं, आंखें एक्टिवेट है, माउथ एक्टिवेटेड है, तो आपका ब्रेन को और कुछ करने का स्कोप ही नहीं मिलता। व्हेन यू रीड इन माइंड तो आपका कभी कभी ख्यालों में आ जाते हो, देन आफ्टर सम टाइम यू रियलाइज यू आर नॉट स्टडिंग, यू आर थिंकिंग समथिंग एल्स, तो अननेसेसरी टाइम गॉट वेस्टेड। तो इस तरह से आपने बहुत समय, दिन का 15 घंटे लाइब्रेरी में डाला, पर आपकी पढ़ाई 8-9 घंटे हुई है। कई बार जो लोग फेलियर हो जाते हैं, उनके दिमाग में बार बार आता है कि मैंने पिछले बार भी यही पढ़ा था, क्या मेरी जिंदगी है, मैं वापस पढ़ रहा हूं, और वो कुछ और ही सोचने लग जाता है। ऐसे लोगों को बोलना है वो रीड आउट करें, हमेशा बड़बड़ करें, और कभी भी बैठकर ना पढ़े, वॉक अराउंड एंड रीड। एक जगह पे बैठने से आपका बॉडी इनएक्टिव हो जाता है, फिर आपको नींद आती है या फिर आपका मन भटकता है। इसीलिए पढ़ाई करते समय गैलरी में, टेरेस पे ऐसी किताब लेके वॉक एंड रीड।
उससे और एक फायदा होता है, आपको नींद नहीं आती। कभी आपने देखा है कोई इंसान चलते चलते सो गया, चल रहा था सो गया? इज इट पॉसिबल? नो। तो नींद आई, आपको लगा ना, नींद एक इंडिकेशन देता है, लगे आंखें नहीं लगती इंसान की, कुछ बॉडी में दर्द होता है, फिर आंखों में आता है। पहले दर्द होगा, आपको ऐसा लगेगा हेवी हो रहा है, आंखें दर्द कर रही है, देन यू फील स्लीपी। उसके में जैसे आपको इंडिकेशन मिला, गेट अप एंड वॉक अराउंड, चलते चलते इंसान आज तक जैसे चलने लगते हो, आपकी नींद दूर हो जाती है। इसलिए नींद से भी बचना है तो वॉक अराउंड, कॉन्सेंट्रेशन भी करना तो वॉक अराउंड। जनरली पढ़ाई करने की जगह अच्छी होती है टेरेस पे, बैल्कनी में जहां पे हवा आती है, और दूसरा स्टेयरकेस पे। स्टेयरकेस पे क्यों? बिकॉज वो चुभता है पीठ पर, तो आपको हर समय चुभन होती है, तो आपको नींद नहीं आती, बिकॉज आपका बॉडी कभी भी स्टेयरकेस पे कंफर्टेबल पोजीशन पे आ ही नहीं सकता, और वो आता नहीं, इससे नींद नहीं आती। जैसे बॉडी, और पूरे रूम में गद्दे पे जो लोग बैठते हैं, कोई बैठता है गद्दे में? हमें गद्दी पर बैठ के पढ़ाई करते हैं, बैठकर पढ़ाई करते हैं। तुम भी गद्दी पर कभी भी नहीं बैठना, छूना नहीं अगले 3 महीने। गद्दी पर बैठा तो इंसान को जो होता है, लेट, थोड़ी देर में लेट जाओगे आप। कई लोगों को आदत है शुरुआत दिन की कहीं से भी करते हैं, इधर से बैठता टेबल पे, थोड़ी देर में उसकी बॉडी उधर उधर जाती है। नहीं, रात तक नहीं बेटा, दोपहर तक ही वो गद्दी तक पहुंचता है। जैसे गद्दी पे पहुंचा, वाह, जो उसका आनंद है। आनंद क्या है? योर बॉडी बिकम्स हेल्पलेस। उसके बाद में यू हैव टू स्लीप कंपल्सरीली, बिकॉज आपके नींद के झकोले में आए थे। और पढ़ाई और नींद दोनों का बहुत अच्छा कनेक्शन है। आपको सभी को बोल रहा हूं, अगले 3 महीने आपको चटाई पर, मतलब मैट पर सोना है। सर ऐसे कैसे? वो सोने के से आपके नींद के नंबर ऑफ आवर्स कम हो जाते हैं। हाँ, रात को भी, बल्कि डॉक्टर सजेस्ट करते हैं मैट पर सोना चाहिए। उससे क्या होता है कि आपको नींद जो है ना, जो 8-9 घंटे लगती है, वो 5 घंटों के ऊपर नींद, बिकॉज आपके बॉडी को सुकून ही नहीं मिलता। तो यू वॉन्ट स्लीप फॉर मोर नंबर ऑफ आवर्स, इसलिए मैट पर सोना चाहिए। और पढ़ाई करते समय गद्दी पर नहीं, टेबल पर, स्टेयरकेस पे, या चल चल कर पढ़ाई करना चाहिए। अब मैं सब्जेक्ट वाइज कुछ बातें करूंगा। मुझे ऐसा लगता है, हमारा टारगेट क्या है पढ़ने का, जरा एक बार लिखिए क्या क्या टारगेट है हमारा। हमें सारी चीजें क्या पढ़ना है, एक बार सारे मेन बुक्स पढ़ना है, जो भी टीचर की क्लास की हो या मॉड्यूल हो, मेन बुक्स। नंबर 2 आपको पढ़ना है आरटीपी। नंबर 3 पढ़ना है अमेंडमेंट्स। नंबर 4 पढ़ना है पीएम। पीएम भी पढ़ना है। उसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज देना है। मिनिमम 5। जैसे कि मैंने कहा था पहले भी, अगर आपको क्या करना है, अगर 3 महीने बचे और आपने अभी पढ़ाई चालू की, तो 1 ग्रुप, 2 ग्रुप वही लोग देंगे जो बहुत पहले से पढ़ाई कर रहे हैं। तो मुझे हर एक का 5 टेस्ट चाहिए आपसे, 5 टेस्ट लिखने का, और किसी रैंकर से उसके ऊपर फीडबैक लिखने का, देख भाई मैं कैसे कर रहा हूं। टेस्ट सीरीज लगाने का भी कोई महत्व नहीं है, जो होती है, क्योंकि वहां पे पेपर चेक करने वाला इंसान एक्सपर्ट नहीं होता। तो इसलिए ऐसा ही जगह ढूंढो जहां पे आपका दोस्त आपको बैठ के समझाए, बेटा तूने क्या कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए था। उस पेपर लिखने से एक फायदा जरूर होगा, आपको यह भी समझ में आएगा कि 2 से 5 के बीच में आपको माहौल क्या जमता है, और उस 1 या 1.5 दिन में आपकी पूरी पढ़ाई हो पाती है कि नहीं। तो जो टेस्ट सीरीज लिखना अनिवार्य है, उसके ऊपर कोई डाउट ही नहीं, लिखना ही लिखना है जिसको पास होना है। 5 पेपर मतलब समझता है, कम से कम 4, तो 8 × 4 32 डेज पहले आपके पेपर चालू होना चाहिए। पेपर से पेपर ठोकने का। और अगर आप 1 ग्रुप दे रहे होंगे तो माहौल बनेगा, 5 बोल तो 5, 6 बोल तो 6, बिकॉज 4 पेपर ही तो देना है। अब इसमें पढ़ाई 1 दिन में कितनी करना चाहिए, यह ऐसा समय आ चुका है 16 घंटे होना चाहिए। 1 दिन में 16 घंटे। फिर आप बोलेंगे इतनी नहीं होती, होएगी होएगी। आपके मन में डेडिकेशन होना चाहिए। 16 घंटे, या फिर आपको लगता नहीं जो रहा तो 15 घंटे, पर अब वो समय आ चुका है। अब नहीं करोगे तो कब करोगे? 15 आवर्स हर रोज आपके दिमाग में चलना चाहिए, आज मैंने ये इतना पढ़ा, पूरा इवैल्यूएशन। जब रात को सोते तो इवैल्यूएशन भी होना चाहिए कि मैंने आज कितना पढ़ा। अगर उस गलती के से आज टाइम वेस्ट हुआ होगा तो इंश्योर करिए कल वो नहीं होना चाहिए। उसके बाद में एग्जामिनेशन के पहले दिन आपने क्या करना चाहिए, इसके ऊपर मैं कुछ बोलूंगा। एग्जामिनेशन के पहले दिन क्या होना चाहिए, उसका शेड्यूल आज ही बनना चाहिए। बहुत से लोगों को घबराहट होती है कि मेरा होगा कि नहीं होगा, और वो अननेसेसरी फालतू चैप्टर्स में दिमाग डालते हैं जो इंपॉर्टेंट भी नहीं है। इसलिए क्या करना चाहिए, आज ही
मतलब आप भी रीडिंग करते समय आपके पास में एक शेड्यूल होना चाहिए जिसमें आप लिख रहे हो कि उन 36 आवर्स में, देखो आपको वैसे 48 घंटे नहीं मिलते, उसमें 2 रातें भी आती है, तो 12 घंटे रातों में गए, 2 पेपर के बीच की बात कर रहा हूं। 48 में से 12 गए, कितने बचे भाई? 36। अब 36 में 4 घंटे और मान लीजिए वेस्ट हो गए, 32 आपके इसमें इफेक्टिव बचे हैं। और 32 आवर्स का प्लान आज ही बनना चाहिए कि एग्जामिनेशन से जब मैं 5 बजे घर आऊंगा और अगले के अगले दिन जब 2 बजे तक का मेरा टाइम होगा, उन पूरे 32 आवर्स को मैं कौन सी चैप्टर को कितना टाइम दूंगा, इसका डिटेल्ड प्लान आज ही बनना चाहिए। एग्जामिनेशन के पहले दिन हौलेसा नहीं करने का, ये पढ़ गया वो रह गया, रहा कैसे, तेरे पास सब प्लान क्यों नहीं है? आप क्या करते हो, स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स को बहुत इज्जत से पढ़ते हो, जब एग्जामिनेशन के दिन आता है आपको लगता है बहुत मेरा बाकी, फिर आप फटाफट उसको पढ़ते हो। देयर शुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टाइम। जैसे अगर आपको लगता है कॉस्टिंग कर रहे हो आप, तो आपने इस चैप्टर को मार्जिनल कॉस्टिंग 3 घंटे दिया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग 2 घंटे 30 मिनट, उसके सामने ये भी लिखने का कौन से प्रॉब्लम सॉल्व करने के। पूरे की पूरे प्रॉब्लम एग्जामिनेशन के पहले दिन हो नहीं सकते, इसलिए आज ही मार्क करने के। किस बारे में मार्क करने के? पहले बार पढ़ते कि उस दिन में देखो 4 प्रॉब्लम सिमिलर है, तो चारों के चारों सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आज ही मार्क कर दो कि वो कौन सा प्रॉब्लम है जो अनकॉमन है, और वही आपको उस दिन सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है? तो वो आपको अभी से तैयारी करना है कि उस दिन मैं कौन से बुक से पढ़ूंगा। यहां तक एक इंपॉर्टेंट चीज है, पेन तक आपका डिसाइड होना चाहिए कौन से पेन से मैं लिखूंगा। मैं कई बार देखता हूं लोगों का पेन तक डिसाइड नहीं होता, क्योंकि इंसान का पेन का हाथ जिसके ऊपर बैठा हुआ है, वही पेन से आपको आज से शुरुआत करना है। आज ही डिसाइड कर लो कौन सा पेन होगा जिससे आप एग्जामिनेशन में लिखोगे, क्योंकि अगर आपको एग्जामिनेशन के पहले दिन कुछ और ही मिल गया तो इट हैज रियली बैड इंपैक्ट ऑन योर एफिशिएंसी। आज से जिस पेन से आप लिखना है बाद में, आज से ही वो पेन सिलेक्ट होना चाहिए, वो कैल्सी आज से ही सिलेक्ट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? और जब आप पेपर टेस्ट सीरीज लिखोगे तो आपको ऐसा लिखना है एज इफ यू आर राइटिंग द फाइनल एग्जामिनेशन। क्यों ऐसे करना है? बिकॉज आपको अभी से प्रेजेंटेशन की आदत लग गई उन 5 टेस्ट सीरीज में, तो फाइनल एग्जाम में भी आपका प्रेजेंटेशन उतना ही अच्छा आएगा। जब आप पेपर लिखते हो थियोरेटिकल पेपर, तो समझ जाना रफ चार्ट्स, स्केच, डायग्राम्स, एग्जाम्पल और सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम मेक्स द डिफरेंस। दूसरे स्टूडेंट्स के अंदर डायग्राम नहीं होगा, स्केच नहीं होगा, रफ डायग्राम्स नहीं होंगे या चार्ट्स नहीं होंगे, एग्जाम्पल्स नहीं होंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है, अगर वो 4 से ऊपर वाला क्वेश्चन होगा, 6, जैसे इसका में 6 मार्क के क्वेश्चन होते हैं, तो आपको उस क्वेश्चन को इंट्रोडक्शन के साथ लिखना है। सपोज एग्जाम में पूछा व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ क्लाउड, डू नॉट स्टार्ट राइटिंग डायरेक्टली अबाउट क्लाउड। पहले क्लाउड के एडवांटेज मत लिखो, पहले ये लिखो कि क्लाउड क्या है, फिर क्लाउड का एग्जाम्पल दो, और फिर क्लाउड के मेन आंसर पर आइए। तो इसके बाद में कभी भी कोई भी सब्जेक्ट में अगर आपको आगे जाना है, तो फर्स्ट राइट अबाउट किसके बारे में, इंट्रोडक्शन, देन राइट अबाउट मेन पॉइंट्स। उसके बाद में अगर मैं लॉ की बात करूंगा, तो लॉ में भी आंसर लिखने का एक तरीका होता है, जैसे मैंने क्लास में भी बताया था। कभी भी कोई क्वेश्चन आए तो पहले लिखना चाहिए कि फैक्ट ऑफ द केस। आप सभी लिखिए, पहली बात होना चाहिए फैक्ट ऑफ द केस, मतलब आपने क्वेश्चन में क्या समझा है, फैक्ट ऑफ द केस। दूसरी बात क्या होना चाहिए, रिलेवेंस ऑफ प्रोविजन, मतलब ये जो क्वेश्चन आया हुआ है वो हमारी एक्ट के कौन से सेक्शन नंबर से कनेक्टेड है, मतलब एज पर सेक्शन नंबर दिस ऐसा कुछ लिखा होगा, तो वह आपने लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए, समझा क्या? एज पर सेक्शन नंबर 32, एज पर सेक्शन नंबर 3, जो भी है। एक्ट क्या बोलता है, एक्ट डू नॉट राइट एनीथिंग अबाउट क्वेश्चन। सिर्फ आपने पहली बार में क्या लिखा, क्वेश्चन आपको क्या समझा, फैक्ट। नंबर 2 मतलब रिलेवेंस ऑफ प्रोविजन। नंबर 3 ये प्रोविजन जो आपने ऊपर लिखा था उसका क्या कनेक्शन है उस क्वेश्चन के साथ में, हाउ डू यू रिलेट, कि मतलब आफ्टर कंसिडरिंग अबव प्रोविजन इन दिस क्वेश्चन आई थिंक वॉट एवर यू थिंक, उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन। तो पॉइंट नंबर 3 हमेशा एक्सप्लेनेशन होता है, और पॉइंट नंबर 4 एक्सप्लेनेशन में दम लगा दो आप, मतलब यू नीड टू प्रूव कि वो एक्सेप्टेड है, रिजेक्टेड है, जो भी करना है। और चौथा था कंक्लूजन, कि मतलब आपका फाइनल एक्सेप्ट किया या रिजेक्ट किया है, सीजी का अप्रूवल लगेगा या आरबीआई का लगेगा, जो भी आपको बोलना है वो आएगा। कंक्लूजन सिर्फ 1 या 2 लाइन का होगा मैक्सिमम। सर ये 4 स्टेप्स जो है हमने कहां पे यूज करना चाहिए, दिस 4 स्टेप्स टू बी यूज्ड इन एवरी थियोरेटिकल सब्जेक्ट के केस स्टडीज। इट कुड बी ऑडिट, लॉ, डीटी, आईडीटी। दुनिया में कहीं पे भी केस स्टडी आ जाती है तो आपने आंसर शुड बी ब्रोकन डाउन इनटू व्हाट, 4 स्टेप्स, फैक्ट ऑफ द केस, रेलेवेंस ऑफ प्रोविजन, एक्सप्लेनेशन एंड कंक्लूजन। इसकी वजह से क्या होता है, आपके आंसर का वॉल्यूम भी बढ़ता है, आपके आंसर का लेंथ बढ़ता है,
और मुझे ऐसा लगता है अगर आपके पेपर का वॉल्यूम ज्यादा होता है तो आज देखने वाले का नजरिया भी चेंज होता है. वाइल राइटिंग पेपर डाइज, डोंट फॉरगेट दिस थिंग्स. आपकी हैंडराइटिंग मैटर करती है, वॉल्यूम मैटर करता है, आपका प्रेजेंटेशन मैटर करता है. हैंडराइटिंग इतनी तो अच्छी होना चाहिए जो समझने लायक हो. सिर्फ शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन की हैंडराइटिंग अच्छी और आखिरी के 2 क्वेश्चन की वाहियात, ये नहीं चलेगा. आखिरी के 2 क्वेश्चन की हैंडराइटिंग भी उतनी अच्छी हो जितनी पहले. इसीलिए आपने पेपर के अंदर स्पीड मेंटेन करना चाहिए. जैसे इसका में 6 क्वेश्चन होते हैं तो हर आधे घंटे में 1 क्वेश्चन होना ही चाहिए. मतलब जब 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, उस 15 मिनट को आपने ऐसा, देयर शुड बी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पहले 15 मिनट, जिसमें आप क्या कर रहे हो मालूम है? पहले से डिसाइड करो कि मैं कौन से सीक्वेंस में लिखूंगा, और दूसरी बात कौन से क्वेश्चन को कितना टाइम लगाऊंगा. मतलब आपका जब आंसर शीट चालू होगा उसमें आपने लिखना चाहिए कि 2:32 को ये खत्म होगा, 3 बजे ये खत्म होगा. सारी चीजें हैज टू बी डिसाइडेड वेरी मच इन एडवांस. पेपर लिखते समय जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उनको अंडरलाइन करना जरूरी है. लेफ्ट साइड से 2 मार्जिन, राइट साइड से 1 मार्जिन लिखना जरूरी है. हर नया क्वेश्चन नए पेज पे चालू करना बेहद जरूरी है. ये सारी बातें बहुत मैटर करती हैं. मैं आपको इसी के लिए एक कुछ दिखाना चाहूंगा. देखो साहब, प्रेजेंटेशन करने के लिए मैंने आपको पहले भी कुछ बताया था. ये इस तरह का प्रेजेंटेशन आपसे एक्सपेक्टेड किया जाता है. आपकी हैंडराइटिंग ऐसी हो, आप चार्ट ड्रॉ कर रहे हो, हर 2 पॉइंट के बीच में लाइन छोड़ रहे हो, आपका ऐसा बुलेट वाइज प्रेजेंटेशन होना चाहिए. ये सारी चीजें थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मैटर करती, भले ये प्रैक्टिकल में इतनी इंपॉर्टेंट ना हो. मैंने आज तक जिंदगी में जो भी एग्जामिनेशन दिया, हर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में मुझे एग्जामिनेशन आया, कभी भी एग्जामिनेशन से कम नहीं है, 59 भी नहीं है. क्यों? क्योंकि मेरे सिर्फ नॉलेज नहीं था, नॉलेज के साथ में सजावट करने में मुझे आता है. तो मैं अब जब लिखूंगा तो इस तरह से लिखूंगा. आप देख सकते हो इस तरह का हैंडराइटिंग, इस तरह का प्रेजेंटेशन, इस तरह का बुलेट वाइज लिखना, इंपॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन करा, एक भी स्क्रैचिंग न रखना. ये अच्छे पेपर की क्वालिटीज है. ये सारे पेजेस में इस वीडियो के नीचे जो लोग मुझे यूट्यूब पर देख रहे हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जो देख रहे हैं. और साथ साथ में ये जो है मैं वहां पे इसका लिंक दे रहा हूं, आप डाउनलोड करना. जब भी कोई पेपर जाओगे करने तो इसको एक बार इसका दर्शन करके पेपर लिखना, क्योंकि आपको समझ जाएगा मुझे आज के पेपर में जाके इस तरह का प्रेजेंटेशन करना है. अब मैं कुछ सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगा. अगर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हो, जैसे अकाउंट्स है, जैसे कॉस्टिंग है, जैसे एसएफएम है और क्यूटी है, इसकी पढ़ाई कैसे करना चाहिए. देखो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट तो मैंने बोल दिया, समरी नोट से करना है. पर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में जो हर एक क्वेश्चन आपने सॉल्व करना चाहिए, अगर आपके इसमें 3 महीने बचे, एक ग्रुप है, तो आपके पास यू हैव गॉट इनफ टाइम टू सॉल्व ईच एंड एवरी क्वेश्चन अगेन इन योर नोटबुक. और अब की बार ये करना, मार्क करना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो अनकॉमन है. और आपने हमेशा अकाउंट्स में देखा होगा या कॉस्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चन के बहुत सारे पॉइंट सिमिलर होते हैं. कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, कुछ एक पॉइंट होते हैं, एडजस्टमेंट जो अलग होते हैं. तो आपने आज ही उन एडजस्टमेंट को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बदले उतना ही करेंगे जितना वो हाईलाइटेड पोर्शन है. डू यू अंडरस्टैंड? तो इसीलिए आपने अगली बार जब भी पहली बार आप पढ़ रहे हो, मतलब इसके बाद में आपने हाईलाइट करना चाहिए वो सारी एडजस्टमेंट जो इंपॉर्टेंट है, ताकि उसके बाद की रिवीजन को आपको 60 प्रॉब्लम रिवाइज नहीं करना है, आपको वही करना है जो 15-20 आपने मार्क करे हुए. डू यू अंडरस्टैंड? ये है अकाउंट्स, कॉस्टिंग, क्यूटी पढ़ते समय. सर हम लोग को इसको रीड आउट कर सकते हैं? नहीं बेटा, पहली बार तो आपको सब सॉल्व कर देना है. अगली बार सेकेंड टाइम आप भले ही एक बार रीड कर सकते हो, पर सेकेंड टाइम 60 के 60 में तो रीड करना. 60 में से 15 जो चुनिंदा है, अगर आपने उतना सॉल्व कर लिया तो आपका 45 क्वेश्चन सॉल्व करने का बर्डन ही कम हो गया. वो 15 तो आप सॉल्व कर ही सकते हो, पर आपको लगता है ये मुझे आता ही है, ऑब्वियस है, तो अगर आपने इसका माइंड में भी कैलकुलेशन कर लिया तभी भी इनफ है. समझ आ रहा है? मैंने एक काम किया था सारे प्रैक्टिकल सब्जेक्ट में. मैं एक मास्टर प्रॉब्लम बनाया करता था. 20 क्वेश्चन है, तो 20 क्वेश्चन की सबकी एडजस्टमेंट लेकर मैं एक मास्टर प्रॉब्लम बनाता था मैं खुद. उससे क्या होता था, एग्जामिनेशन के पहले दिन अगर मुझे लग रहा है मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो मैं सिर्फ मास्टर प्रॉब्लम जो 20 प्रॉब्लम का एक बनाया हुआ मेरा खुद का ओन कस्टमाइज प्रॉब्लम है, विच हैज कवर्ड. आप करके देखो, आप भी कर पाओगे. आई मेड मास्टर प्रॉब्लम ऑफ एवरी चैप्टर. इससे क्या हो गया, लोग कहते थे अकाउंट्स 3 बार रिवाइज हुआ, मैं कहते थे 12 बार हुआ, 15 बार हुआ. इट डिड नॉट मीन
that I solved 60 problems every time. It means I selected first 15. उन 15 का मैं कॉमन एक मास्टर प्रॉब्लम बना दिया. तो जो 60 प्रॉब्लम्स का इफेक्ट है मुझे एक प्रॉब्लम में मिल रहा है, तो मैं कहूंगा 10 बार रिवाइज होगा. तो दिस इज हाउ यू कैन रिड्यूस द टाइम. सी, हमारे सीए सिलेबस में हम लोग फेल इसलिए नहीं थे कि वो डिफिकल्ट है, इसलिए फेल हो रहे हैं, वॉल्यूम ज्यादा, इसलिए वी शुड फाइंड ऑलवेज सम ट्रिक्स सो दैट वी कैन रिड्यूस टाइम. अगर मुझे बोलना है, कोई भी प्रैक्टिकल ले लेंगे आप, जैसे कि अकाउंट्स है, अकाउंट्स का है, एसएफएम है, या कॉस्टिंग क्यूटी है, इनके अगर आपने इस ढंग से काम किया और बार बार आपने इसकी जो क्रक्स बना के जो आपने मास्टर प्रॉब्लम किया, अगर सिर्फ उसको ही रिवाइज कर दिया ना, तो इसके से क्या होगा, वरना क्या होता है मैं आपको समझाता हूं. आप जो स्टाइल से करते, अब 60 प्रॉब्लम किए, अगले बार आपको अगर अकाउंट्स रिवाइज करना, तो आगे ना आपके लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन ना कि अकाउंट्स को मुझे 5 दिन लगने वाले. हम बोल रहे 5 दिन नहीं लगेंगे, 6 घंटे लगेंगे. इसीलिए आपका अकाउंट्स भूलने से पहले वापस रिकॉल हो जाएगा. इसलिए पहले भी कहा, जो आज पढ़ रहे हो, मेक श्योर यू आर रिवाइजिंग इन 18 डेज. 18 डेज से बाद में जाओगे, आपका सब्जेक्ट का कमांड कम कम होते जाएगा. अगर आप मुझे डेट वाइज पूछेंगे, तो मेरा यह मानना है, अगर आप एक ही ग्रुप दे रहे हो, तो आने वाले 35 से 40 दिन में, मतलब 10 मार्च तक आपका एक रीडिंग पूरा कंप्लीट होना चाहिए. अगर आप अच्छा खासा पढ़ रहे हो और आपने पहले भी पढ़ लिया है, तो आपके लिए 30 मतलब 28 फरवरी आएगा क्या अभी, तो मान लो 5 मार्च या 10 मार्च के पहले आपका एक रीडिंग तो आराम से हो जाना चाहिए. जिस रीडिंग में आपने समरी बना लिया, जिस रीडिंग में आपने सब डिसाइड कर लिया कि एग्जामिनेशन के पहले दिन में क्या पढ़ूंगा, आपके पास में कोई भी ऐसा प्रॉब्लम जो अनसॉल्व है, कुछ कुछ होता है ना, मैं अगली बार करूंगा, अगली बार के लिए कुछ बचा नहीं होना चाहिए. आपके बुक्स भी डिसाइडेड हो गए. अब उसके बाद में जब वापस रिवीजन का समय आएगा, तो अब की बार के रिवीजन में आपको बहुत कम टाइम लगेगा. अब की बार के रिवीजन में 10 से 15 दिन लगेंगे बस, क्योंकि आपने पूरा ऑलरेडी एक महीना 10 दिन में सब कुछ पढ़ लिया है. तो अब की बार जो 15 दिन में मैक्सिमम बोल रहा हूं, आपका और एक रिवीजन है 10 दिन में हो जाएगा, मुझे लगता है ऐसा, जितना व्हाट आई बिलीव. पर फिर भी आप 15 दिन ले लीजिए. तो अब आप 25 मार्च पे पहुंचे, आप 25 मार्च पे हो, तो अब अगले 7 या 8 दिन में आपका वापस से एक रिवीजन हो जाएगा, क्योंकि हर नेक्स्ट रिवीजन में पिछले से 50% टाइम लगेगा आपको, बिकॉज यू नो द एंटायर सिलेबस. उसके बाद में आपकी टेस्ट सीरीज चालू होगी. अब की बार आपको ऐसा नहीं पढ़ना है. अब आपको क्या करना है, 1 या 1.5 दिन वो पढ़ना है, और उसका सिर्फ उसका ही प्रॉब्लम, मतलब आपका अप्रैल में आप चारों सब्जेक्ट नहीं पढ़ोगे. दिन भर एक सब्जेक्ट को ठोक दो, नेक्स्ट डे उसका पेपर दो, वो खत्म हुआ, और चालू करो दूसरा, उसको करो. हर 5 या 6 दिन में आपको वापस वो सब्जेक्ट 1.5 दिन में रिवाइज होगा. मतलब पूरा अप्रैल में अगर आपके हर 6 या 8 दिन में अगर वो सब्जेक्ट पूरा रिवाइज हुआ, तो आपका ये सब्जेक्ट जो है, बोलो क्या हो जाएगा, 4 बार रिवाइज हो जाएगा. आप जब पहली बार पढ़ रहे थे ना, पहली बार हर चैप्टर के बाद में उसका पीएम जरूर करना है. वो 35 दिन में आपको सिर्फ आपका मेन नोट्स नहीं पढ़ना है. तो आप बोलेंगे पीएम को टाइम कैसे मिलेगा. पहली बार जब आप मेरा अगर कोई लॉ का एक चैप्टर उठाए हो, तो फाइनल लॉ का मतलब डायरेक्टर चैप्टर उठा लगे आप, उसका प्रैक्टिस में, तो बोलेंगे सर पीएम भी पढ़ना है. अरे पीएम पढ़ने को टाइम थोड़ा लगता ना पगलो. अगर आपको मालूम है एक क्वेश्चन आपका आंसर मालूम है, तो जस्ट हैव टू सी द आंसर है, कम ऑन, खत्म हो गया. इट वोंट टेक मोर देन 15-20 मिनट्स टू फिनिश द पीएम. उसके लिए अगर आप अलग से टाइम दे रहे हो, मैं 10 दिन पीएम ही पढ़ूंगा, तो मतलब आपका पागलपन है. 10 दिन किस बात के, अगर वो चैप्टर तब हुआ तब किताब कर लो. इस तरह से आपको करना हो. आखिरी के 4 दिन पहले आपने उसी की पढ़ाई करना है जो आपका मेन सब्जेक्ट है. आखिरी के 4 दिन, उसमें कोई 4 या 5 दिन, क्योंकि पहला पेपर अच्छा जाना हमारे लिए बेहद जरूरी है. राइट है. उसके बाद में अगर आपने मुझसे पूछा कि सर वो 32 आवर्स है, उसमें जो टाइमिंग आपने अलॉट किया है, तो मैं ऐसा करता था सारा सिलेबस 32 आवर्स में नहीं, 25 घंटों में खत्म किया करता था. फिर 7 घंटे वापस से जो पढ़ा है ना, वो पूरा रिवाइज करता था. क्योंकि उस दिन शाम को 5 बजे पेपर खत्म हुआ, तो मैंने उसके तुरंत बाद 6 बजे कुछ चैप्टर्स पढ़े होंगे. फिर उसका अगला दिन खत्म हुआ, तीसरे दिन 2 बजे मुझे याद हो सकता नहीं आए, तो मैं क्या करता था, जिस दिन पेपर की पहले वाली रात है, उस दिन पे ही पूरा सिलेबस खत्म किया करता था. अब सवेरे कितने बज रही है, 7 बज रही है, तो सवेरे 7 से लेकर 2 बजे तक वापस से मुझे सिलेबस पूरा रिवाइज करना है. मतलब एग्जामिनेशन के पहले दिन भी मेरी 2 बार रिवीजन होना चाहिए, क्योंकि अक्सर ये होता है आंखें धोखा खा जाती है. मैं नहीं चाहता कोई भी रिश्ते, तो आपने उस 32 घंटों को भी 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहिए, 25 और 7.
और जहां तक कि इसका और लॉ का सवाल है, ये तो 4 बार रिवीजन हो सकती है जिन्होंने जो अपनी क्लास कर रहे हैं। बताओ क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन जिस दिन खत्म होगा 5 बजे, पौने 6 बजे मैं रिवाइज करूंगा पूरे हिंदुस्तान के 130 सेंटर पे। मेरे इसका की क्लास भी होगी, लॉ की क्लास तो मैं यूट्यूब पे भी डाल दूंगा। तो 8 घंटों में मैं पूरा इसका और लॉ रिवाइज करा दूंगा। तो उसके रात दिन एक रिवीजन हो गया। नेक्स्ट डे पे मॉर्निंग पे आप चार्ट से पहली बार रिवाइज करूंगा। फिर 12-1 बजे के बाद में या 2 बजे के बाद जब चार्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, क्योंकि चार्ट्स की बुक ही 60-70 पेज की है, फिर 2 बजे के बाद में आप मेन मॉड्यूल से रात तक पूरा खत्म करोगे। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग उठोगे, वापस प्रैक्टिस मैनुअल से रिवाइज कर लूंगा, और आपको और भी टाइम मिलता तो और चार्ट्स पढ़ लेंगे। तो इस प्रकार हम लोग 4 बार रिवाइज कर सकते हैं, बिकॉज हमने लॉ हो चाहे इसका हो, अपनी क्लास में उसको बहुत छोटा सा बनाया हुआ। जिन लोगों ने मुझसे लॉ नहीं पढ़ा है वो जरूर इतना जरूर काम करे कि लॉ के रिवीजन लेक्चर्स देखें, ताकि आपका पूरा सिलेबस जो है आप 8 से 10 घंटे में रिवाइज कर सको। जो मेरे स्टूडेंट है इनका वो रिवीजन का टेक्निक पता है, पर आप भी कोशिश करोगे तो आपको भी समझ में आएगा कि हाउ बेनिफिशियल इट इज, क्योंकि लॉ सब्जेक्ट को भी कम समय में वाइंड अप करना आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है। तो प्लीज आदत डालना लेक्चर देखने की, और आप लोग भी सभी जो मैं लेक्चर डालूंगा आप भी उससे रिवाइज करना। कैसे? हेडफोन लगा दो। आज जिस दिन भी आपको लगा लॉ रिवाइज करना है तो हेडफोन डाल दो, आपका फटाफट, आपके अकेले में इतना रिवीजन नहीं होगा फास्ट, उतना मेरे साथ में हो जाएगा। अब मुझे बोलना है किसके बारे में? रिवीजन तो मैंने बोल दिया, टेस्ट सीरीज बोल दिया, टाइम टेबल बोला, पेपर राइटिंग स्किल बोला, फूड डाइट बोला, डेली शेड्यूल भी बोल दिया मैंने। डेली शेड्यूल मतलब क्या है? डोंट वेस्ट टाइम। टाइम 1 मिनट भी जाना नहीं। अगर कोई 5 मिनट भी अगर आपका टाइम वेस्ट करता हो, इट शुड बर्न आउट। आप नहाते भी हो तो आपका रिवीजन चलना चाहिए, खाते भी हो तो रिवीजन, ट्रैवलिंग में तो आप बोलेंगे कैसे? आपको लगेगा कुछ अनप्रोडक्टिव आवर्स है, ट्रैवलिंग, नहाना, खाना, ये अनप्रोडक्टिव नहीं, ये सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव आवर्स है। बताओ कैसे? सवेरे 4 से 8 आपने रिवाइज किया, 8 बजे नहाने बैठे, नहाने को 10 मिनट, तो नहाते नहाते जो 4 से 8 का जो 2-3 चैप्टर मैं रिवाइज कर सकता हूं, मैंने विजुलाइज करके। स्पेशली जब 2 से 4 बजे आप पढ़ते हो ना, तो आप किसी को सामने बिठाओ और उसको बोलो। मान लो मम्मी है, पापा है, भाई है, बहन है, उनको ना तो ऐसे ही बैठ, मैं तुझे बोल के बताता हूं। आप बोलेंगे वो तो सुनेगा नहीं, उसको ना तो सुन, 3 महीने मुझे मैनेज कर। और आप जब बोलोगे ना, तो आप जितना 4-5 घंटे में पढ़ने वाले थे उतना 2 घंटे में आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर आप किसको बोल के देते तो आपको रुकने का चांस नहीं है, और जब बोल के दिखाते तो आपको समझता मुझे समझ रहा, तो यू गो ऑन व्हाट, यू गो ऑन रीडिंग मोर एंड मोर कॉन्सेप्ट्स। तो इसीलिए आपने इस तरह के ट्रिक्स यूज करके कभी भी नहाते हुए आपको नींद नहीं लग रही है, तो जब तक कभी नींद लगती है, लगेज नींद नहीं लगती, तो पहले 15-20 मिनट आपने क्या करना, विजुलाइज करना चाहिए, जब नींद लगेंगी तब लगेंगी। और मैं तो बोलता हूं जितना ट्रैवलिंग का टाइम है, जितना लॉ का अपना सिलेबस है, वो ट्रैवलिंग के समय आपने स्पेशली करना चाहिए। आपका हेडफोन आपके कानों में होना चाहिए। कहीं भी घूम रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, आपको लग रहा है मन नहीं लग रहा है, हेडफोन डाल दो, वो अपने आप चलता रहेगा, आपके सेक्शन अपने आप रिवाइज होते रहेंगे। बराबर बोल रहा हूं? उस तरह से। अब आपके सवाल पूछेंगे, वेदर ऑल योर डाउट्स आर क्लियर। हाँ जी। कितने सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए? मिनिमम 3, मैक्सिमम 3। अगर आप 4 ही सब्जेक्ट दे रहे हो तो 3 सब्जेक्ट पढ़ना रोज, और दिन को 2 हिस्सों में बांटो। 4 से 8 में सिर्फ आप रिवाइज करोगे, और 8 से रात को जितने तक आप पढ़ते हो उसमें नया पढ़ोगे। 4 से 8 सर कौन सा पढ़ेंगे? जो ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है उसको ही रिवाइज करेंगे। सवेरे 4 से 8 सब रिवीजन। 4 से 8 में नींद आती, नया पढ़ा तो इंसान ऊपर जाता है। 4 से 8 को दिमाग को, ब्रेन को तकलीफ नहीं होना चाहिए, वही रीड करने का जो ऑलरेडी रीड किया हुआ। 1 जनवरी को जो रीड किया था वो 18 जनवरी को सवेरे खोलने का, और उसको 4 घंटे रिवाइज में कर ठोक देने का। विद इन 4 आवर्स यू स्टार्ट फीलिंग सो कॉन्फिडेंट कि मुझे, क्योंकि आपको आएगा भी हो, क्योंकि अभी भी पढ़ा है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो रिकॉल हो जाएगा। आपको लगता है तो 18 घंटों में पढ़ा था, अरे 4 घंटों में रिवाइज हो जाएगा। इसीलिए आपका क्या होगा, फिर आप देख रहे हो आपका सिलेबस जो जिस तरह से मैंने रिवाइज करने वाला वो तो हो रहा है, और ऐसा भी जो 4-4 घंटे में, जो 30 दिन के 4-4 घंटे, मतलब वो रिवीजन तो अलग ही है। मतलब आपका सिलेबस 12-13 बार रिवाइज हो जाएगा इस ढंग से करोगे तो ब्रेक डाउन द एंटायर डे का वर्क इनटू अ 2 सेक्शन, 4 से 8 एंड रात को उतने बजे। आर यू अंडरस्टैंडिंग गाइस? या हाँ, वो तो डिपेंड करता है आपको सब्जेक्ट वाइज। अगर कोई सब्जेक्ट है आपको लगता है कि बहुत टिपिकल जाता है मुझे, या बहुत डिफिकल्ट जाता है, या फिर मुझे आपको इसमें ज्यादा स्कोर चाहिए, तो आप उसको हर रोज 1-2 घंटे पढ़ो।
आपको लगता है ना मुझे बाइज आईडीटी और इसका में स्कोर चाहिए, ये लॉ में और मुझे एफआर में स्कोर चाहिए, तो आप उसको रोज कंटिन्यूस पढ़ ही लिया करो, उस सब्जेक्ट का टच नहीं छूटना चाहिए। समझ रहे? पेपर लिखते समय पहले 3 क्वेश्चन में कोई भी ग्रैंड मस्ती मत करना, वो 100% अच्छे क्वेश्चन होना चाहिए। अगर वो 3 क्वेश्चन में आपने कुछ मस्ती करी, स्क्रैचिंग किया, तो वो इंप्रेशन इतना नेगेटिव होता है, बहुत वाट लगेगी आपकी। तो इसलिए आपको पहले 3 क्वेश्चन पे फोकस करना है, और दूसरी कसम ही खाना, क्लास की सबसे पहली सप्लीमेंट मैं खुद लूंगा, तो समझ जाना एग्जामिशन पक्का है। और तीसरी बात, ये मेरा अपना मिथ है या कुछ है पता नहीं, पर आप कभी किसी जगह पे किसी प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में सबसे पहली सप्लीमेंट लेना, आई थिंक उसके बाद में यू रियली गेट बूस्ट। आपको लगता है ये सारे बच्चों का तो बहुत बाकी, मेरा तो कितना मैं लिख रहा हूं, मैं बहुत भारी हो गया, वो फीलिंग भी आ गया ना आपको, मैं बहुत भारी हो गया, तो फिर आपको लगता है तो अपन तो अंडरस्टैंड, मतलब आपका जो कॉन्फिडेंस बढ़ता है उसकी बात ही कुछ और है, वो है। उसके बाद में नो पेपर शुड बी लेफ्ट अनअटेंडेड, इनकंप्लीट। यू शुड मेक श्योर योर राइटिंग, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए कि आपको आ रहा था, यू कुड नॉट। अभी ये प्रॉब्लम क्यों सॉल्व होगा आपका? बिकॉज आप 5 बार पेपर लिख रहे हो। पहली बार दूसरी बार मैं मैनेज करूंगा, तीसरी चौथे पांचवें पेपर में आपका 100 मार्क्स का पेपर सॉल्व अगर नहीं हो रहा है, तो यू आर यूर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर ओन फेलियर। पर इस अटेम्प्ट में 5 टेस्ट लिखने की कसम खाएंगे आप, उसके बगैर नहीं। एक बात मैं बोलना भूल गया, पूरे रिवीजन के बाद में एक बार जो टेस्ट सीरीज होगी ना, सिर्फ ऑन द बेसिस ऑफ मॉड्यूल देना। मॉड्यूल क्यों? मॉड्यूल पर कुछ डीटी आईडीटी का मॉड्यूल नहीं, इसका का मॉड्यूल नहीं, लॉ का नहीं। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, एफआर, एसएफएम, कॉस्टिंग, क्यूटी। क्यों? क्योंकि कुछ क्वेश्चन एग्जामिनेशन में ऐसे डायरेक्टली उठा के डाल देते हैं, तो मैं नहीं चाहता हूं कि आपके वो अनदेखा रह जाए। सर आप बोलेंगे इतना टाइम नहीं, अरे भैया 80% प्रॉब्लम तो आपके क्लास के प्रोफेसर ने कंप्लीट किए होंगे, 20% जो अजूबा प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो आपने एक बार जरूर देख के जाना है वहां से। याद रखना, ये सारी अगर आप चीजें फॉलो करते हो तो मुझे लगता है आपका सक्सेस आपके हाथ में है। आपको भगवान बहुत अच्छी ताकत देगा, आपको सिर्फ स्ट्रैटेजीज फॉलो करना है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ दो। नेवर एवर फील नेगेटिव कि आप पास नहीं होंगे, जैसा इंसान सोचता है उसके साथ में वैसा ही होता है। इसलिए मैंने अपनी जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचा मेरे सक्सेस के बारे में, इसलिए मैं सक्सेसफुल आदमी हूं। मैंने कभी सोचा ही नहीं मुझे हार मिलेगी, इसलिए हार मिली ही नहीं। ऑलवेज फील कि आप अच्छा ही होने वाला है, क्योंकि मैं ये सोचता मैंने किसका नेगेटिव किया नहीं, तो मेरे साथ भगवान नेगेटिव करेगा नहीं। आप भी अच्छे बच्चे, आप नेगेटिव कभी करोगे नहीं। आप अच्छा सोचो, आपके साथ में अच्छा ही होगा। ऑलवेज पॉजिटिव। पढ़ाई ऐसे करो कि मुझे पास होना, मैं पास होकर, कोई भी बोला तो बोलना बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, कभी ये मत बोलना नहीं यार कुछ नहीं हो रहा पता नहीं। ऐसे शब्द नेगेटिव बनते हैं, नेगेटिव ऊर्जा क्रिएट होती है और सब नेगेटिव होते हैं। कभी बोलना बहुत अच्छी चल रही पढ़ाई, इससे अच्छा क्या हो सकता है? हमेशा पॉजिटिव बातें करना, उल्टा नहीं बोलना नहीं यार पता नहीं होगा, मैं पास होने ही वाला हूं, मैं कैसे फेल हो सकता है। शब्दों को बदलिए, नो शब्दों को डिक्शनरी में से निकाल दो। मैं कर लूंगा, दम है मुझ में, अरे मजाक थोड़ी ना। इस तरह की भाषाएं होना चाहिए। नेगेटिव बोलते फिर सब नेगेटिव होता है। हमेशा उल्टा उल्टा बोलना, मैं पास हो रहा हूं, पढ़ाई बहुत अच्छी हो रही, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं, और हमेशा फील करना आंखें बंद करके कि मैं पास हो रहा हूं। इमेजिन करना उस पल को कि घर पे फोन आए, मैं पास हुआ, मॉम डैड आपके खुश हो रहे हैं, आप खुश हो रहे हो, और क्या माहौल होगा। जब मैं पास हुआ था, आज भी मुझे याद है, मेरे मम्मी पापा, मैं जोर से चिल्लाया मैं पास हुआ, तो मैं बहुत जोर से चिल्लाया तो मेरी मम्मी हक कर रही मुझे, पापा हक कर रहे, जोर से 10 मिनट तक किसको समझा नहीं क्या हो रहा है, और बाद में उनका रोना चालू हुआ। उनको देख के तब लगा ये खुशी के आंसू देखने के लिए अगर मैंने जवानी के 6 साल बर्बाद किए हैं तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। शायद से ये खुशी में करोड़ों रुपए भी कमाता तो भी नहीं दे पाता, क्योंकि वो जो आंसू थे वो कह रहे थे कि बेटा बहुत सही हुआ, जिंदगी में इसी पल का बेसब्री से इंतजार था। और एक मां बाप हमसे चाहते क्या है? आप ये मत कभी समझना आप सक्सेसफुल हो जाओगे तो आपके पैसों में मां बाप को इंटरेस्ट होगा। आपके एक बार जिस दिन आप बोलोगे मैं सी हो जाएंगे, उस दिन उनको समझ जाएगा हमने जिंदगी में अपना सब कुछ ड्यूटी था एज अ पेरेंट वो खत्म कर दिया, बाद में मेरा बच्चा अपने आप से कमा लेगा। तो मैं आपके और सभी को अपनी ओर से बहुत बहुत क्या बोलता है, मेरी ओर से बेस्ट विशेस आपको। विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन।
डू वेल, ऑलवेज फील पॉजिटिव। कभी कुछ रहा तो आप कमेंट करिए, मैं उसका आंसर देता हूं नीचे। यूट्यूब पे जितने लोग मुझे देख रहे हैं, आप वहां पे जरूर सब्सक्राइब करिएगा उस वीडियो को, ताकि आपको इस तरह का मोटिवेशनल टॉक मिलता रहे। इफ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज आप मुझे एसएमएस कर सकते हो, मैं नंबर 9860644345। एंड डू वेल गाइस, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, टेक केयर, गुड नाइट।